मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ के नावल स्मार्ट मशीन का दूसरा हिस्सा। राइटर हैं द ग्रेट मज़हर कलीम एम.ए। सुनिए, इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन काफिरिस्तान का डिफेंस सेक्रेटरी अपनी रिहाइशगाह के अंदर बने हुए ऑफिस में इंतहाई बेचैनी से टहल रहा था। वो बार बार मेज़ पर पड़े हुए मखसूस साख्त के ट्रांसमीटर की तरफ देखता और उसे खामोश पाकर एक बार फिर टहलना शुरू कर देता। कुछ देर बाद जब वो टहलते टहलते थक गया तो ऑफिस टेबल के पीछे पड़ी हुई रिवॉल्विंग चेयर पर जाके बैठ गया। वो बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखता और फिर होठ बीछ लेता। अचानक मेज़ पर पड़े हुए सफ़ेद रंग की फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसके चेहरे पर बेख्तियार नागवारी के असरात उभर आए। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डिफेंस सेक्रेटरी ने सख्त लहजे में कहा। क्या बात है डियर, आज तुम ऑफिस में ही हो? मालूम है क्या वक्त हुआ है? दूसरी तरफ से उसकी बेगम की आवाज़ सुनाई दी। तुम सो जाओ, मैं इंतहाई अहम सरकारी काम में मसरूफ़ हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर टहलना शुरू कर दिया। उसे भी टहलते हुए कुछ देर ही हुई थी कि मेज़ पर पड़े हुए मखसूस साख्त के ट्रांसमीटर से तेज़ सीटी की आवाज़ निकलने लगी और डिफेंस सेक्रेटरी इस तरह ट्रांसमीटर पर झपटा जैसे भूखा काब अपने शिकार पर झपटता है। उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, F1 कॉलिंग ओवर, एक तेज आवाज सुनाई दी। यस, D1 अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर, डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। ओके, ऑल इज ओके, अब हम अपने इलाके में दाखिल हो चुके हैं। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो डिफेंस सेक्रेटरी ने बेख्तियार इत्मीनान भरा हुआ सांस लिया। टीएम दुरुस्त हालत में है या नहीं? ओवर, यखला के ख्याल के तहत डिफेंस सेक्रेटरी ने पूछा। बिल्कुल सही हालत में है, हमारे आदमी मुकम्मल तौर पर ट्रेंड थे, इसलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आया। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब तुम ऐसा करोगे, T1 को SB1 में पहुंचा दो, वहाँ मारतर उसे वसूल करेगा और कोड XX11 होगा। ओवर, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, हम 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, लेकिन ये काम करके तुम मुझे फिर कॉल करके रिपोर्ट देनी है ताकि मेरी पूरी तसल्ली हो जाए। ओवर, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के साथ साथ इंतहाई मुसर्रत के तासुरात नुमाया थे। फिर उसने मेज़ पर मौजूद सुर्ख रंग का फ़ोन उठाया और उस पर मौजूद नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। S1B, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। D1 बोल रहा हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने तेज़ और तहकमाना लहजे में कहा। ओ यस सर, मार्थर बोल रहा हूँ सर। एक बार फिर दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया था। सुनो मार्थर, FF1 तुम्हारे पास पहुंच रहा है, वो TM ला रहा है, तुमने TM उससे रिसीव करनी है और फिर उसे खुफिया तहखाने में पहुंचाकर उसका हिफाजती निज़ाम ऑन कर देना है और SB1 में भी रेड अलर्ट कर देना जब तक मैं दूसरी हिदायत ना दूं। और सुनो, FF1 के साथ कोड XX11 होगा और फिर सारा इंतज़ाम करके तुमने मुझे ऑफिस फ़ोन करना है, डिफेंस सेक्रेटरी ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया तो डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसीवर रख दिया और फिर उठकर उसने एक साइड टेबल में मौजूद रैक में रखी हुई शराब की बोतलों में से एक बोतल निकाली और रैक के निचले हिस्से से एक गिलास उठाकर वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने बोतल खोलकर उसमें से शराब गिलास में उंडेली और बोतल रखकर उसने गिलास उठाया और चिस्कियां ले लेकर इस तरह शराब पीने लगा जैसे इस वक्त शराब उसे बेहद लुत्फ दे रही हो। हमने वो कारनामा अंजाम दिया है कि पाकेशी अब सारी उम्र सर पीटता रहेगा, डिफेंस सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने शराब पी पी कर 3 घंटे गुजार दिए कि ट्रांसमीटर से एक बार फिर कॉल आना शुरू हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो, FF1 कॉलिंग ओवर, वही आवाज़ सुनाई दी जिसने पहले कॉल की थी। D1 अटेंडिंग यू ओवर, इस बार डिफेंस सेक्रेटरी की आवाज़ में हल्की सी लड़खड़ाहट मौजूद थी। सर, हुक्म की तामील कर दी गई है, TM SB1 पहुंच चुकी है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, इसके बाद तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है? ओवर, D1 ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बजने लगी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, D1 अटेंडिंग यू, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। मार्थर बोल रहा हूँ सर, आपके हुक्म की हुर्फ बहुर्फ तकमील कर दी गई है सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ओके, अब तुमने हर लिहाज से होशियार रहना है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, माथर ने जवाब दिया और डिफेंस सेक्रेटरी ने हाथ बढ़ाकर क्रिडल दबाया और फिर टूर आने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, अशोक मेहता बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। D1 बोल रहा हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई तेज़ और तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया।
मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। FF1 मेरे अहकामात की मुकम्मल तामील करने के बाद तुम्हारे पास फाइनल रिपोर्ट देने के लिए पहुंचेगा। तुम्हें मालूम है कि फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद तुमने क्या करना है? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, FF1 को ऑफ कर देना है। दूसरी तरफ से अशोक मेहता ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हाँ, और उसकी लाश को भर की भट्टी में डाल देना। ओके, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, लेकिन सर लाजमन इसके पीछे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस काम करेगी। इस बारे में आपने कुछ सोचा है? अशोक मेहता ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अव्वल तो मालूम ही ना हो सकेगा ये सब कुछ किसने किया है, और अगर मालूम हो भी जाए तो जाहिर है वो यहाँ आकर सिवाय टक्कर मारने के और क्या कर सकेंगे, क्योंकि FF1 अपने तमाम आदमियों का खात्मा कर देगा और फिर तुम उसका खात्मा कर दोगे। इस तरह मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को इस बारे में इल्म नहीं होगा। मैं भी सिर्फ सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दूंगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, ठीक है सर, दूसरी तरफ से कहा गया, और डिफेंस सेक्रेटरी ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अहमक है ये भी, किसी को क्या मालूम होगा ये सारा काम हमने किया है। नॉनसेंस, डिफेंस सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि अपनी ख्वाबगाह में जाकर इत्मीनान से सो सके। इमरान नाश्ते से फारिग होकर अखबारात देखने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, देखना सुबह सुबह कौन अपनी उंगलियों को वर्जिश करा रहा है। उसे तुमने कहना है कि पहले पूरे जिस्म की वर्जिश की जाती है, लेकिन अब सिर्फ उंगलियों की वर्जिश महदूद होकर रह गई है। इमरान की ज़बान रवां हो गई। आप भी एक कान की वर्जिश कर लें, सुलेमान ने बावर्ची खाने से जवाब दिया। अरे अरे, पहले हाथ की वर्जिश होगी, फिर बाजू की, फिर कान की, फिर दिमाग की, फिर ज़बान की, और तुम कह रहे हो कि सिर्फ एक कान की वर्जिश है? इमरान ने कहा, लेकिन उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया क्योंकि घंटी मुसलसल बज रही थी। सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान, गज़ब हो गया। सादर वाला प्रोजेक्ट रात को तबाह कर दिया गया। वहाँ के तमाम हिफाजती इंतजाम ख़त्म करके वहाँ मौजूद तमाम अमले को हलाक कर दिया गया है, और वो टीएम मशीन भी गायब है। इमरान के बोलने से पहले ही सर सुल्तान की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ था? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जब सुबह की शिफ्ट वहां गई तो वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। चीफ इंचार्ज ने सदर साहब को रिपोर्ट दी और सदर साहब ने मुझे यहाँ कोठी पर फ़ोन करके कहा है कि मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ को रिपोर्ट दे दूँ। पाक एशिया को इंतहाई ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया गया है। सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। अब वहाँ कौन इंचार्ज है? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। वहाँ शिफ्ट इंचार्ज कर्नल सरफराज हैं। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। आप उसे कॉल करके मेरे बारे में बता दें और उसके साथ ही एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर तैयार रहने का कह दें। मैं लिबास तब्दील करके एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं, इमरान ने कहा। मगर इमरान बेटे, ये टीएम मशीन हमें हर कीमत पर वापस हासिल करनी है, सर सुल्तान ने कहा। क्या उसका फार्मूला मौजूद नहीं है? दूसरी भी तो बन सकती है, इमरान ने कहा। नहीं, मैंने बताया था कि ये डॉक्टर नजमुल हसन की इजाद थी और वो अचानक फौत हो गए। उसका फार्मूला उन्होंने शायद किसी जगह दर्ज नहीं किया, और अगर किया होगा तो बावजूद शदीद कोशिश के वो नहीं मिल सका, और मशीन इस कदर अहम थी कि उसे दोबारा खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। ओ, फिर तो वाकई उसकी वापसी इंतहाई ज़रूरी है। बहरहाल आप फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे, इमरान ने कहा। खुदा तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कामयाब करे, खुदा हाफिज, सर सुल्तान ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर क्रीडल दबाया, और फिर टून आने पर उसने नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, कैप्टन शकील को फ़ोन करके कह दो कि वो फ़ौरन मिलिट्री एयरपोर्ट पहुँच जाए, उसने मेरे साथ सादर जाना है, इमरान ने कहा। सादर? इतनी सुबह? खैरियत? ब्लैक ज़ीरो ने इस बार असल लहजे में बात की तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। वेरी सैड इमरान साहब, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये काफिरिस्तान वालों का ही काम हो सकता है, लेकिन नाट्रॉन ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इसे यकीनन टॉप सीक्रेट रखा गया होगा। बहरहाल तुम नाट्रॉन को कॉल करके उसे तफसील बता दो ताकि वह उस अंदाज में काम शुरू कर सके, इमरान ने कहा, और रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मिलिट्री एयरपोर्ट की तरफ उड़ती चली जा रही थी। एयरपोर्ट पर कैप्टन शकील पहले ही पहुंच चुका था। सर सुल्तान के हुक्म पर वहां ना सिर्फ हेलीकॉप्टर तैयार था, बल्कि कैप्टन साजिद भी इमरान के इस्तकबाल के लिए अपने ऑफिस से बाहर मौजूद था। वो इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था। इमरान साहब, क्या और आदमी भी आपके साथ जाएंगे या सिर्फ आप सादिर जाएंगे? कमांडर साजिद ने सलाम दुआ के बाद पूछा। फिलहाल तो हम दो ही जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो और मंगवा लेंगे। तुमने पायलट को बता दिया है हमने कहाँ जाना है? इमरान ने कहा। जी हाँ, सर सुल्तान ने बता दिया था कि आपने
साजिद से 8 मील दूर जजीरा टामा पर जाना है। कैप्टन साजिद ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान और कैप्टन शकील हेलीकॉप्टर में फिजा में उड़ते हुए उस जजीरे की तरफ चले जा रहे थे। इमरान साहब, मसला क्या है? कैप्टन शकील ने पूछा तो इमरान ने उसे पूरी तफसील बता दी। ओह वेरी बैड, कैप्टन शकील ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए साथ ले जा रहा हूँ कि ये वारदात समंदर में की गई है और लाजमन ये काफिरिस्तान ने की है। मेरा ख्याल है कि ये लोग यकीनन किसी आबदोज में यहाँ आए होंगे, लेकिन फिर हमारी बहरिया क्या कर रही थी? क्या इस आबदोज को मार्क नहीं किया गया और वो सारे कार्रवाई करके वापस चले गए हैं? इमरान ने कहा, इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि आबदोज उन्होंने बैनुल अक़वामी समंदर में रोकी होगी और वहाँ से लॉन्च पर यहाँ पहुँचे होंगे या किसी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को इस्तेमाल किया होगा, वरना ये हो ही नहीं सकता कि किसी दूसरे मुल्क की आबदोज हमारी समंदरी हुदूद में दाखिल हो और उसे मार्क न किया जा सके। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर जजीरे पर पहुंच गया। जजीरे पर बहरिया सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में मलबूस कई अफराद मौजूद थे। पायलट ने हेलीकॉप्टर एक साइड पर बने हुए हेलीपैड पर उतारा तो इमरान और कैप्टन शकील नीचे उतर आए। उसी लम्हे बहरिया सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहने एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। उसके कंधे पर कर्नल के बैज मौजूद थे। मेरा नाम कर्नल सरफराज है जनाब, और मैं सिक्योरिटी का चीफ ऑफिसर हूँ। आने वाले ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मुझे अली इमरान कहते हैं और ये मेरे साथी हैं कैप्टन शकील। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, यस सर, मुझे आपके बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। आइए, कैप्टन सरफराज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। इमरान और कैप्टन शकील उसके पीछे चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। वहाँ जजीरे के दरमियान एक कमरा बना हुआ था जिसके चारों तरफ बरामदा था। वहाँ सिक्योरिटी के चंद अफराद मौजूद थे। कर्नल सरफराज उस कमरे के बरामदे से गुजरकर कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के एक कोने में फर्श ऊपर उठा हुआ था और नीचे जाती हुई सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। कर्नल सरफराज इमरान और कैप्टन शकील को साथ लेकर नीचे उतरा तो वो एक बहुत बड़े हाल में पहुंच गए। उस हाल के चारों तरफ भी छोटे छोटे कमरे थे जिनमें मुख्तलिफ मशीनें नस्ब थीं। अलबत्ता हॉल के दरमियान में फर्श पर ऐसे निशानात मौजूद थे जैसे यहाँ फर्श में मौजूद लोहे की प्लेटफॉर्म पर कोई बहुत बड़ी मशीन नस्ब थी जिसे वहां से हटाया गया है। हॉल में 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं, जबकि इन छोटे कमरों में भी जगह जगह लाशें पड़ी हुई थीं। इमरान खामोशी से इन छोटे कमरों और वहां नफ्स आलात को देख रहा था। फिर वो वापस हॉल में पहुंच गया। जो मशीन चोरी हुई थी वो इस प्लेटफॉर्म से हटाई गई है। इमरान ने कहा, यस सर, वो मशीन इस प्लेटफॉर्म पर नस्ब थी और यही इस सेंटर की मेन मशीन थी। कर्नल सरफराज ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इतनी बड़ी मशीन कहाँ से ले जाई गई है? इमरान ने कहा, उधर समंदर में खुफिया और बड़ा रास्ता मौजूद है जनाब, आइए, कैप्टन सरफराज ने कहा और फिर एक कमरे में आ गया। उसने वहां दीवार में नस्ब एक हैंडल को एक झटके से नीचे किया तो हल्की सी गड़गड़ाहट के आवाज के साथ ही प्लेटफॉर्म से उस कमरे तक की छत फट गई। नीचे एक बड़ी सी नहर जितना रास्ता था जिसमें समंदर का पानी भरा हुआ था। यह रास्ता समंदर तक जाता है। इस रास्ते से ये मशीन यहाँ लाई गई थी और इसी रास्ते से ले जाई गई है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कर्नल सरफराज ने कहा, यह रास्ता बाहर से खोला जा सकता है या नहीं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, खोला जा सकता है। उस मशीन जिसे टीएम कहा जाता है उसकी फाइल है यहाँ? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, उसकी फाइल नहीं है, कर्नल सरफराज ने जवाब दिया। उसकी कोई तस्वीर? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, यहाँ उसकी कोई तस्वीर नहीं है, कर्नल सरफराज ने जवाब देते हुए कहा। उसे ऑपरेट कौन करता था? इमरान ने पूछा। डॉक्टर नसीब खान, जो इस मशीन को ईजाद करने वाले डॉक्टर के शागिर्द रहे हैं। उनकी लाश भी ऑपरेशन रूम में मौजूद है, कर्नल सरफराज ने कहा। ऑपरेशन रूम? वो कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। वो बाएं तरफ मजीद ज़ेर ज़मीन है, उसे खुफिया रखा गया था, कर्नल सरफराज ने कहा और फिर बाएं तरफ मुड़ गया। वहां उसने दीवार में लगे हुए एक छोटे से बॉक्स का बटन प्रेस किया। हल्की सी आवाज़ के साथ ही उस हाल का फर्श फट गया और नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। आइए जनाब, कर्नल सरफराज ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां उतरकर वो एक काफ़ी बड़े कमरे में पहुंच गए। ये तो वाकई ऑपरेशन रूम था और वहां 2 अधेड़ उम्र आदमियों की लाशें पड़ी हुई थीं। इमरान ने मेज की दराजें खोलकर चेक की, लेकिन सब दराजें खाली थीं। आप सुबह की शिफ्ट में काम करते हैं, आपके साथ कितने आदमी होते हैं? इमरान ने कहा, 12 आदमी जनाब, कर्नल सरफराज ने जवाब दिया। क्या पूरी शिफ्ट तब्दील होती है? इमरान ने पूछा। यस सर, हम पहले सिक्योरिटी ऑफिस में इकट्ठे होते हैं, वहां से एक बड़ी लॉन्च हमें जजीरे पे ले आती है और रात वाली शिफ्ट को वापस ले जाती है
आज सुबह हम यहाँ आए तो यहाँ मुकम्मल खामोशी तारी थी और बैरूनी रास्ते पर मौजूद दोनों सिक्योरिटी के अफराद मुर्दा पड़े हुए थे। फिर हम सीढ़ी वाले रास्ते से नीचे आए तो यहाँ हर तरफ कत्लो गारत हो चुकी थी और मशीन गायब थी, जिस पर मैंने बहरिया के आला हुक्काम को इतला दी। वहाँ से सदर साहब को इतला दी गई और फिर हमें यहीं रुकने का हुक्म दिया गया और साथ ही आपके बारे में बताया गया। कर्नल सरफराज ने तफसील बताते हुए कहा, यहाँ के हिफाजती इंतजाम तो इंतहाई सख्त थे और तमाम आलात भी सही सलामत मौजूद हैं। फिर ये लोग किस तरह अंदर पहुँच गए? इमरान ने कहा, जनाब, आलात को किसी इंतहाई ताकतवर मशीन के जरिए ऑफ कर दिया गया है और शायद इसके लिए एक से ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम को मज़ीद फुल प्रूफ बनाने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के आलात के बाकायदा 8 अलहदा सिस्टम नस्ब किए गए थे, लेकिन ये आटो के आटो नाकारा कर दिए गए हैं। कर्नल सरफराज ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि वो खुद भी सारे सिस्टम्स को चेक कर चुका था। वाकई यहाँ के हिफाजती इंतजाम फुल प्रूफ थे। अब उसके जहन में जैगर की बताई हुई बात आ रही थी कि वाइट ईगल वाले बाकायदा काफिरिस्तान को ट्रेनिंग दे रहे थे और यकीनन ये ट्रेनिंग इन हिफाजती सिस्टम्स को ऑफ करके यहाँ पर कंट्रोल करने और मशीन को उठा कर ले जाने के सिलसिले में होगी और उसके लिए मतलूबा मशीनरी भी वाइट ईगल ने ही मुहैया की होगी, जिसे वो मखसूस असले का नाम दे रहे थे। इसका मतलब है कर्नल सरफराज के यहाँ कोई आदमी दुश्मनों से मिला हुआ था और बाकायदा यहाँ के हिफाजती निज़ाम, ऑपरेशन रूम, रास्ते और मशीन के सिलसिले में ज़रूरी कवायद दुश्मनों को पहुँचाए गए हैं। इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, यस सर, उसके बगैर तो दुश्मनों को यहाँ के बारे में मालूमात मिल ही नहीं सकती। कर्नल सरफराज ने जवाब दिया, आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? इमरान ने पूछा। इस सेंटर को कायम हुए 2 साल हुए हैं जनाब, और 2 साल से मैं और मेरे साथी और वो सब लोग जो हलाक हुए हैं यहाँ काम कर रहे हैं। कर्नल सरफराज ने जवाब दिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसने ये मालूमात फराम की होंगी? इमरान ने कहा, जनाब, इस बारे में बाकायदा इंक्वायरी किए बगैर कैसे मालूम हो सकता है? कर्नल सरफराज ने जवाब दिया, बाहर आ जाइए। इमरान ने कहा और वो सब सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर जजीरे के सतह पर पहुँच गए। अपने तमाम साथियों को यहाँ इकट्ठा कर लें और अंदर जितनी लाशें मौजूद हैं उन्हें भी बाहर उठवा लें। इमरान ने कहा, जनाब, लाशों पर पहले सरकारी कार्रवाई होगी तो फिर उन्हें उठाया जाएगा। कर्नल सरफराज ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें। इमरान का लहजा सर्द हो गया। यस सर, कर्नल सरफराज ने कहा और फिर वो अपने आदमियों को अहकामात देने के लिए चला गया। इमरान साहब, मुझे तो खुद ये कर्नल सरफराज मशकूक लगता है, कैप्टन शकील ने आस्ते से कहा तो इमरान चौंक पड़ा। किस बिना पर तुमने ये नतीजा निकाला है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, कर्नल सरफराज इन हालात के बारे में जो कुछ जानता है वो शायद सिक्योरिटी के दूसरे लोग ना जानते हों। कैप्टन शकील ने कहा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो बहरहाल यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है और ये हालात सिक्योरिटी के लिए ही नस्ब किए गए हैं, इसलिए इसके बारे में तफसील वैसे भी उसे जानना चाहिए। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आपने शायद महसूस नहीं किया, कर्नल सरफराज ने इन हालात को ऑफ करने वाली मशीनरी के बारे में लाइल्मी का इजहार नहीं किया, बल्कि उसने खुद उन मशीनों का इस तरह जिक्र किया जैसे इसे इन मशीनों के बारे में इल्म हो। हालांकि मेरा ख्याल है कि इस कदर जदीद सिक्योरिटी आलात को जिन मशीनों से नाकारा किया गया हो उनके बारे में शायद यहाँ के साइंसदान भी इतना न जानते हों। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, ये वाकई काबिल गौर पॉइंट है। ठीक है, इसकी बाद में निगरानी करानी होगी और चीफ खुद ही चेक कर लेगा। हमें सबसे पहले मशीन वापस लानी है, इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फैसल जान की कार खासी तेज़ रफ्तारी से बहरिया के अल अफसरान के मखसूस कॉलोनी, जिसे बहरिया टाउनशिप का नाम दिया गया था, की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कार बहरिया कॉलोनी की चेक पोस्ट पर एक साइड पर रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ साइड पर बने हुए केबिन की तरफ बढ़ गया, जहाँ चेक पोस्ट का इंचार्ज कैप्टन मौजूद था। फैसल जान ने केबिन में दाखिल होते ही जेब से एक सुर्ख रंग का कार्ड निकाला और इंचार्ज की तरफ बढ़ा दिया। इंचार्ज ने चौंक कर कार्ड की तरफ देखा, फिर उसे लेकर गौर से देखने लगा, जबकि फैसल जान मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। आपका नाम जनाब? कैप्टन ने गौर से फैसल जान की तरफ देखते हुए कहा। मसूद, फैसल जान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। आपको किससे मिलना है जनाब? इंचार्ज ने दोबारा पूछा। सेकंड चीफ कमांडर जनाब लालू प्रसाद से, फैसल जान ने जवाब देते हुए कहा। तो कैप्टन ने मेज पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। सेकंड कमांडर जनाब लालू प्रसाद से बात कराएं, मैं चेक पोस्ट इंचार्ज कैप्टन जोगिंदर सिंह बोल रहा हूँ। कैप्टन ने कहा। यस, लालू प्रसाद बोल रहा हूँ। चलने में बाद एक कदरे चीखती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी ऊंची बहरहाल थी कि मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए फैसल जान के कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। जनाब, चेक पोस्ट से कैप्टन जोगिंदर सिंह बोल रहा हूँ। एक मसूद साहब आपसे मुलाकात चाहते हैं, उनके पास स्पेशल रेड कार्ड है जनाब। कैप्टन जोगिंदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। उन्हें फ़ौरन भेज दो, मैं उनका मुंतज़िर हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया।
ओके सर, कैप्टन जोगिंदर सिंह ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उसने कार्ड वापस फैसल जान की तरफ बढ़ा दिया और फिर दराज से एक और सफ़ेद रंग का कार्ड निकालकर उसने उस पर मोहर लगाई, दस्तखत किए और फैसल जान की तरफ बढ़ा दिया। फैसल जान ने कार्ड उठाया और कैप्टन का शुक्रिया अदा करके वो केबिन से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कोठी नंबर 160 बी ब्लॉक के बंद गेट के सामने गाड़ी रोकी और 3 बार हॉर्न दिया तो फाटक खुल गया। फैसल जान कार अंदर ले गया। पोर्च में एक सफ़ेद रंग की कार पहले ही मौजूद थी। फैसल जान ने कार उसके पीछे रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसी लम्हे फाटक खुलने वाला मुलाजिम फाटक बंद करके वापस पोर्च में पहुंच गया। आइए जनाब, साहब आपके मुंतजिर हैं, मुलाजिम ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। यहाँ कितने मुलाजिम हैं? फैसल जान ने पूछा। जी मैं अकेला हूँ, क्योंकि साहब ने शादी नहीं की हुई, मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल जान ने बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा। शुक्ला जनाब, मुलाजिम ने जवाब दिया और फैसल जान ने इस बात में से ला दिया। थोड़ी देर बाद वो उसके रहनुमाई में एक कमरे में दाखिल हुआ तो सामने आराम कुर्सी पर घरेलू लिबास पहने एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। मसूद अहमद फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस, फैसल जान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मेरा नाम लालू प्रसाद है, उस आदमी ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। आप तशरीफ़ रखें, मुसाफे के बाद लालू प्रसाद ने कहा और फैसल जान शुक्रिया कहकर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसी लम्हे मुलाजिम एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में मशरूब के 2 गिलास मौजूद थे। उसने एक एक गिलास इन दोनों के सामने रख दिया। लीजिए, लालू प्रसाद ने कहा। शुक्रिया, फैसल जान ने कहा और गिलास उठा लिया। आप दोस्त लेकर पाकिस्तान के हुदूद में स्पेशल मिशन पर गए थे? फैसल जान ने कहा। ओ नहीं, मैं तो नहीं गया, लालू प्रसाद ने चौंक कर कहा। मुझे तो यही इत्तला मिली है कि आप दोस्त नंबर 808 LT इस मिशन पर गई थी। फैसल जान ने मशरूब की चुस्की लेते हुए कहा। मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो 1 माह से छुट्टी पर हूँ, लालू प्रसाद ने कहा। आप उस आबदोस के कमांडर हैं? फैसल ने कहा। हाँ, लेकिन मेरे इत्तला के मुताबिक ये आबदोस पिछले 6 माह से वर्कशॉप में रही है और अभी तक वर्कशॉप में ही है। हाँ, लेकिन मेरे इत्तला के मुताबिक ये आबदोस पिछले 6 माह से वर्कशॉप में रही और अभी तक वर्कशॉप में ही है। उसके इंजन की ओवरहॉलिंग जारी थी, लालू प्रसाद ने जवाब दिया। ओ, उसका मतलब है हमारे महकमे को गलत इत्तला मिली है, फैसल जान ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे तो हैरत है कि ऐसी इत्तला दी क्यों गई, जबकि आप बहरिया के हेडक्वार्टर से भी इस बारे में मालूमात हासिल कर सकते थे, लेकिन आप बगैर कोई तस्दीक के यहाँ आ गए। इस बार लालू प्रसाद का लहजा कदरे सख्त था तो फैसल जान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। चेकिंग तो रूटीन की बात है जनाब, आपसे मुलाकात तो बहरहाल ज़रूरी थी। ये बताएं आपकी अदम मौजूदगी में कौन इस आबदोस को कमांड करता है? फैसल जान ने कहा। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो सुप्रीम कमांडर किसी को भी भेज सकते हैं, वैसा आज तक ऐसा हुआ नहीं, लालू प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आपको तकलीफ हुई, मुझे इजाज़त, फैसल जान ने उठते हुए कहा। कोई बात नहीं, लालू प्रसाद ने इस बार कदरे मुतमईन लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। फैसल जान ने उससे मुसाफा किया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। बाहर मुलाजिम शुक्ला मौजूद था। चलो फाटक खोलो, मैंने वापस जाना है, फैसल जान ने शुक्ला से कहा। यस सर, शुक्ला ने कहा और बाहर की तरफ मुड़ गया। लेकिन जब वो दोनों पौच में पहुंचे तो अचानक फैसल जान का हाथ घूमा और शुक्ला उछलकर इस तरह फैसल जान के सीने से आ लगा जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। फैसल जान का हाथ उसके मुंह पर जमा हुआ था, फिर उसने मखसूस अंदाज में उसके सर को झटका दिया तो शुक्ला का जिस्म यकलक ढीला पड़ता चला गया। फैसल जान ने बेहोश शुक्ला को एक तरफ लिटाया और पंजों के बल चलता हुआ वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां उसकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई थी। अशोक मेहता से बात कराओ, मैं लालू प्रसाद बोल रहा हूँ। कमरे से लालू प्रसाद की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। सर, मैं लालू प्रसाद बोल रहा हूँ, बहरिया टाउनशिप से। अभी अभी मिलिट्री इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर मसूद अहमद मेरे पास आया है। वो मुझसे पूछ रहा था कि मेरी आबदोस पाकेशिया मिशन पर गई थी। मैंने उसे आपकी हिदायत के मुताबिक बता दिया है कि आबदोस वर्कशॉप में रही है और मैं 1 माह से छुट्टी पर हूँ, लालू प्रसाद ने कहा। बेहतर सर, चल लम्हों बाद दूसरी तरफ से बात सुनकर लालू प्रसाद ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। तो फैसल जान तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। आप अभी? रिसीवर रखकर मुड़ते हुए लालू प्रसाद ने अंदर दाखिल हुए फैसल जान की तरफ देखकर बेख्तियार उछलते हुए कहा। हाँ, एक बात पूछनी रह गई थी, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही वो आगे बढ़ा और फिर इससे पहले कि लालू प्रसाद कुछ संभलता, फैसल जान का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और लालू प्रसाद चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे फर्श पे जा गिरा। और फिर इससे पहले कि वो उठता, फैसल जान की लात हरकत में आई और कनपटी पर बूट की ठोकर की जरब खाकर लालू प्रसाद की चीख उसके हलक में ही घुटकर रह गई और वो एक धमाके से नीचे गिरा और साकित हो गया।
फैसल जान तेजी से आगे बढ़ा। उसने उसके सीने पर हाथ रखा और फिर मुतमईन अंदाज में हाथ उठा लिया। लालू प्रसाद के दिल की धड़कन बता रही थी उसे जल्दी होश नहीं आएगा। फैसल जान वापस मुड़ा और फिर उसने पूरी कोठी की तलाशी ले डाली। उसे रस्सी की तलाश थी और फिर एक स्टोर से उसे रस्सी का बंडल मिल गया। उसने पोस्ट में पड़े बेहोश मुलाजिम को उठाकर कंधे पर डाला और उसी कमरे में लाकर लिटा दिया जहां लालू प्रसाद बेहोश पड़ा हुआ था। उसने मुलाजिम शुक्ला को एक कुर्सी पर बैठा दिया और फिर उसे रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। फिर उसने लालू प्रसाद को उठाया और उसे साथ वाली कुर्सी पर बैठाकर बाकी मानदार रस्सी से उसे भी अच्छी तरह बांध दिया। और फिर उसने पहले मुलाजिम शुक्ला के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद शुक्ला ने कराहते हुए आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने चीखकर बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंधे होने की वजह से वो उठ न सका। फैसल जान ने इस दौरान कोट की अंदरूनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर कोट की दूसरी जेब से उसने साइलेंसर लगाकर रिवॉल्वर की नाल पर चढ़ाना शुरू कर दिया। ओ ये क्या किया? तुम कौन हो? ये तुमने मुझे साहब को क्यों बांधा है? शुक्ला ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। जाहिर है वो एक आम सा मुलाजिम था। ये देख रहे हो, इस गोली की आवाज़ भी नहीं निकलेगी और गोली तुम्हारे दिल में पेविस्त हो जाएगी। और ये बता दूं कि मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जो कुछ पूछूं सच सच बता दो। फैसल जान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। क्या पूछना है? मैं तो मुलाजिम हूँ, शुक्ला ने और ज्यादा खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हारा साहब पिछले दिनों आबदोज लेकर पाकिस्तान गया था। ये बताओ कि कब गया था और कब वापस आया था? फैसल जान ने कहा। मेरा साहब तो 1 माह की छुट्टी पर है जनाब, और वो इस 1 माह में एक लम्हे के लिए भी कोठी से बाहर नहीं गया, शुक्ला ने जवाब दिया। लेकिन अभी तुम्हारे साहब ने फ़ोन पर अशोक मेहता से कहा है कि उसके पाकिस्तान जाने की इंक्वायरी हो रही है। अशोक मेहता कौन है? फैसल जान ने पूछा। अशोक मेहता बड़ा साहब है, वो सबसे बड़ा साहब है। अलबत्ता वो एक बार यहाँ मेरे साहब से मिलने आया था और फिर काफ़ी देर बातें करने के बाद वापस चला गया। बस मुझे इतना ही मालूम है, शुक्ला ने जवाब दिया। और फैसल जान ने महसूस किया कि शुक्ला जो कुछ कह रहा है दुरुस्त कह रहा है, इसलिए वो उठा और उसने इस बार बेहोश लालू प्रसाद के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चंद लम्हों बाद हल्की सी चीख मारकर लालू प्रसाद होश में आ गया। उसने भी होश में आते ही बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। ये सब क्या है? ये शुक्ला भी? मगर तुम कौन हो? क्या तुम दुश्मन हो? लालू प्रसाद ने इंतहाई बौखलाए हुए अंदाज में कहा। यह अशोक मेहता कौन है जिसे तुम फोन कर रहे थे? फैसल जान ने पूछा। कौन अशोक मेहता? मैं तो किसी अशोक मेहता को नहीं जानता, लालू प्रसाद ने कहा। हालांकि तुम्हारा मुलाजिम उसे जानता है और उसने बताया है कि वो यहाँ आया भी था, फैसल जान ने कहा। नहीं, ये गलत है, मैं किसी अशोक मेहता को नहीं जानता, लालू प्रसाद ने कहा। तो फैसल जान उठा। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की नाल शुक्ला की कनपटी पे लगा दी तो शुक्ला का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जब आदमी मरता है तो उसकी हालत क्या होती है, फैसल जान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ गोली शुक्ला का दिमाग फाड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई और शुक्ला हल्के से भी चीख ना सका और उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। अच्छी तरह देख लो, अब तुम भी इस तजर्बे से गुजरोगे, फैसल जान ने सर्द लहजे में कहा। ये तुम काफिरिस्तानी नहीं हो सकते। तुम कौन हो? लालू प्रसाद ने खौफ से हकलाते हुए कहा। मैं काफिरिस्तानी ही हूँ, लेकिन खेल जो तुम खेल रहे हो उस बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस को मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। बोलो वरना, फैसल जान ने तेज और सर्द लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं मालूम, लालू प्रसाद ने हकलाते हुए कहा। ओके, सिर्फ 5 तक गिनूंगा और टिकट दबा दूंगा, फैसल जान ने कहा और उसके साथ ही उसने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की नाल लालू प्रसाद की कनपटी पर लगा दी और फिर गिनती गिनना शुरू कर दी। लालू प्रसाद का जिस्म बुरी तरह कांपने लग गया। उसका चेहरा हल्दी से ज्यादा जर्द पड़ चुका था, आंखें खौफ से फट गई थी और चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बह रहा था। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मैं मरना नहीं चाहता, रुक जाओ, लालू प्रसाद ने यखलक चीखते हुए कहा। बोलते जाओ, जहां रुके गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी, फैसल जान ने सर्द लहजे में कहा। अशोक मेहता बहरिया के इंटेलिजेंस का चीफ है। उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मुझे कहा कि 1 माह की छुट्टी पर चला जाऊं, क्योंकि एक हुकूमती टॉप सीक्रेट मिशन के सिलसिले में उसकी ज़ेरे कमान आबदोज ने काम करना है। मैंने छुट्टी ले ली। अशोक मेहता खुद यहाँ आया और उसने मुझे कहा कि मैं 1 माह तक कोठी से बाहर ना जाऊं। मेरे पूछने पर चीफ ने सिर्फ इतना बताया कि आबदोज ने पाकिस्तान में इंतहाई टॉप सीक्रेट मिशन पर जाना है, और बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं। फिर 2 रोज़ पहले अशोक मेहता का फ़ोन आया कि मुझे 1 माह मजीद छुट्टी पर रहना होगा, क्योंकि मिशन तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन खतरा है कि दुश्मन तुम तक ना पहुंच जाएं। बस मुझे इतना मालूम है, लालू प्रसाद ने कहा। अशोक मेहता ने फ़ोन पर तुम्हें क्या कहा था? फैसल जान ने पूछा।
मैंने उसे तुम्हारी आमद की इत्तला दी तो उसने कहा कि मैं बेफिक्र रहूं, वो खुद सब इंतजाम कर लेगा। लालू प्रसाद ने जवाब दिया, उसका फ़ोन नंबर बताओ और सुन लो, अभी मैंने तुम्हारी उससे फ़ोन पर बात करानी है। फैसल जान ने कहा तो लालू प्रसाद ने फ़ोन नंबर बता दिया। फैसल जान पीछे हटा और फ़ोन की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसे फाटक की तरफ खटकी की आवाज़ सुनाई दी। तो वो बिजली की तेज़ी से मुड़ा और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली लालू प्रसाद के दिल में उतर गई। फैसल जान तेज़ी से बाहर निकला और पंजों के बल दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंचा। उसने एक आदमी को फाटक के ऊपर से नीचे उतरते हुए देखा। फैसल जान तेजी से आगे बढ़ा और अपनी कार की ओट में खड़ा हो गया। उसी लम्हे अंदर उतरने वाले ने, जो उसकी तरफ पुश करके नीचे उतरा था, फाटक खोल दिया। उसके साथ ही बाहर मौजूद एक जीप तेजी से अंदर दाखिल हुई। जीप पर 2 मुसल्लह अफराद सवार थे। फैसल जान नीचे हो गया। जीप तेजी से दौड़ती हुई पोर्च के करीब आकर रुकी और फिर इसमें से मौजूद दोनों अफराद नीचे उतर आए। उसी लम्हे फाटक खोलने वाला दौड़ता हुआ पोर्च में आ गया। अंदर तो खामोशी है लेकिन ये कार मौजूद है, एक आदमी ने कहा, और फिर वो बड़े मोहतात अंदाज में बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगे कि फैसल जान उठकर खड़ा हुआ और फिर उसने ट्रिगर तेजी से मुसलसल दबाना शुरू कर दिया। ठक ठक की आवाज़ के साथ ही वो तीनों चीख मारते हुए नीचे गिरे। फैसल जान ने मुसलसल फायरिंग जारी रखी और चंद लम्हों बाद वो तीनों साकित हो गए। तो फैसल जान ने तेजी से झुककर अपनी कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार स्टार्ट की और उसे बैक करके मोड़ा और फिर फाटक की तरफ ले गया। फाटक के करीब पहुंचकर उसने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने खुद ही फाटक खोला और फिर कार में बैठकर उसने कार बाहर निकाली और फिर कार से उतरकर उसने फाटक बंद किया और एक बार फिर कार में बैठकर उसने कार आगे बढ़ा दी। उसे मालूम हो गया था कि इन लोगों का ताल्लुक बहरी के इंटेलिजेंस से ही था और उन्हें अशोक मेहता ने भेजा होगा। उसने यकीनन चेक पोस्ट से मालूम किया होगा और उन्हें बता दिया गया होगा कि कार वापस नहीं गई, इसलिए वो कार की मौजूदगी की बात कर रहे थे। वैसे अगर उसके कानों में हल्का सा खटका ना पड़ता तो यकीनन वो अचानक उसे छाप लेते। बहरहाल अब इसके सामने मसला उस चेक पोस्ट को क्रॉस करना था। थोड़ी देर बाद कार चेक पोस्ट पर पहुंच गई तो फैसल जान ने कार में से ही हाथ निकालकर उन्हें रॉड हटाने का इशारा किया। दूसरे लम्हे रॉड हटा दिया गया। फैसल जान कार लिए इंतहाई तेजी से चेक पोस्ट क्रॉस कर गया। चूंकि वो अंदर से आ रहा था इसलिए इसे शायद रोकने की जरूरत ही ना समझी गई थी। और फिर इंटेलिजेंस वालों ने अगर बात की होगी तो केबिन में जाकर कैप्टन जोगिंदर से की होगी, इसलिए बाहर मौजूद सिपाहियों को इस बारे में इल्म ना होगा। बहरहाल वो तेजी से कार चलाता हुआ शहर की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार शहर में दाखिल हुई तो उसने कार एक नौ तामीर रिहायशी कॉलोनी की तरफ मोड़ दी। बाद कार एक कोठी के गेट के सामने रुक गई। फैसल जान ने मकसूद अंदाज में 4 बार हॉर्न दिया तो गेट खुल गया। जान कार अंदर ले गया। उसने कार पोर्च में रोकी और नीचे उतर आया। कार गैराज में ले जाओ और उसकी नंबर प्लेट भी तब्दील कर दो और मार्का और कलर भी, फिर उसे पोर्च में ले जाकर खड़ी कर दो, फैसल जान ने नौजवान से कहा और फिर मुड़कर वो तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने सबसे पहले मेकअप साफ किया और फिर बाथरूम में जाकर उसने लिबास उतारा, अलमारी से दूसरा लिबास निकाल कर पहना और बाथरूम से बाहर आकर उसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नौटरान की आवाज सुनाई दी। फैसल जान बोल रहा हूँ बॉस, पॉइंट 11 से। फैसल जान ने कहा, हाँ क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से पूछा गया तो फैसल जान ने लालू प्रसाद से मिलने से लेकर अब तक की तमाम रिपोर्ट तफसील से बता दी। ओह, इसका मतलब है हमारी इंक्वायरी सही लाइन पर थी। वेरी गुड, नौटरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। आप इजाजत दें तो मैं अशोक मेहता का काम करूं? फैसल जान ने कहा। नहीं, मैं पहले चीफ को रिपोर्ट दूंगा, फिर वो जैसे हुक्म देंगे वैसा ही होगा। ये इंतहाई अहम मसला है, नौटरान ने कहा। इस दौरान अगर वो अशोक मेहता फरार हो गया तब? फैसल ने जवाब दिया। उसकी फिक्र मत करो, वहाँ बहुत आदमी हैं, वो उस पर नजर रखेंगे, मुझे सिर्फ लाइन चाहिए थी। नौटरान ने जवाब दिया। ओके, फैसल जान ने कहा। तुम वापस अपनी रिहाइशगाह पर चले जाओ। अब वो लोग तुम्हें हर कीमत पर तलाश करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुमने फिलहाल मोहतात रहना है, नौटरान ने कहा। ठीक है, मैं मोहतात रहूंगा, फैसल जान ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उसने रिसीवर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुलाजिम साहबदाद अंदर दाखिल हुआ। कार तब्दील होकर वापस पोस्ट में पहुंच चुकी है साहब, साहबदाद ने कहा। ओके, फैसल जान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। काफिरिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस के स्पेशल रूम में डिफेंस सेक्रेटरी रामलाल कुर्सी पर अकड़ा हुआ बैठा हुआ था, जबकि उसके साथ वाली कुर्सी पर सीक्रेट सर्विस का चीफ शागिल और उसकी साथ वाली कुर्सी पर पावर एजेंसी की चीफ मादाम रेखा भी मौजूद थीं। वो तीनों खामोशी से बैठे हुए थे कि अचानक हॉल का मखसूस दरवाज़ा खुला और काफिरिस्तान के सदर अंदर दाखिल हुए। तो वो तीनों उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़े मौदवाना अंदाज में सलाम किया। तशरीफ़ रखिए, सदर साहब ने कहा और उसके साथ ही वो अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद वो तीनों दोबारा अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। इस मीटिंग का मकसद अहम मिशन के सिलसिले में तफसील से डिस्कशन करना है। डिफेंस सेक्रेटरी साहब,
आप चीफ शागिल और मादाम रेखा को अपने इस कारनामे के बारे में बता दें ताकि उन्हें भी मालूम हो सके कि आपने काफिरिस्तान के लिए किस कदर अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। सदर साहब ने डिफेंस सेक्रेटरी से मुखातिब होकर कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी का चेहरा सदर की तारीफ से गुलाब की तरह खिल उठा। शागल और मादाम रेखा दोनों हैरत भरी नज़रों से डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ देखने लगे और फिर डिफेंस सेक्रेटरी ने पहले उस मशीन और सेंटर के बारे में तफसील से बताया। फिर उसने बताया कि किस तरह उसने वहाँ से मशीन हासिल की और उसे इस अंदाज में महफूज कर दिया कि अब पाकेशिया सारी ज़िंदगी भी टकरे मारता रहे तो फिर भी ये मशीन उसे नहीं मिल सकती। शागिल और मादाम रेखा दोनों के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन वो खामोश रहे। आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि आपने इस सिलसिले में किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम को इंगेज किया है जिसने मखसूस असले और मशीनरी भी मुहैया की और आपके आदमी को पाकेशिया में ट्रेनिंग भी दी। इसकी क्या ज़रूरत थी? सदर साहब ने कहा, जनाब बहरी इंटेलिजेंस ने इत्तेफाक से इस सेंटर का सुराग लगाया था और फिर वहाँ काम करने वाले एक आदमी को अगवा करके उन्होंने अपना आदमी डाल दिया। उस आदमी ने जो रिपोर्ट दी उससे हम सब परेशान हो गए क्योंकि वहाँ सेक्रेटरी के जो आलात नफ्स थे उन्हें किसी सूरत भी नाकारा नहीं किया जा सकता था और जब तक वो नाकारा ना हो तब तक वहाँ से मशीन नहीं निकाली जा सकती थी। फिर मुझे उस तंजीम वाइट ईगल के बारे में मालूम हुआ। वो ऐसे कामों में खुसूसी महारत रखती है। मैंने एक आदमी के ज़रिए उनसे रब्ता किया। उनका एशियाई सेक्शन इस काम पर आमादा हो गया। उनका एक आदमी मेरे इस आदमी से मिला जिसने अड्डे के बारे में तफसीलात बताई थीं। उस तंजीम का आदमी इस आदमी के रूप में अड्डे में गया और फिर वहाँ से वो दुरुस्त मालूमात हासिल कर आया। ये सिक्योरिटी सिस्टम इस कदर पेचीदा रखा गया था कि इसमें एक के बाद दीगरे अलहदा 8 सिस्टम लगाए गए थे ताकि हर लिहाज से फुल प्रूफ हो सके, जिसकी वजह से उन्हें ऑफ करने की खुसूसी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी क्योंकि ज़रूरी असला और मशीनरी को काफिरिस्तान से पाकेशिया स्मगलिंग करना ख़तरे से खाली न था। इसलिए तय हुआ कि वहीं पाकेशिया में ही आदमियों को ट्रेनिंग दी जाए। चूँकि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मखसूस आदमी खामोशी से वहाँ भिजवा दिए जिन्हें उन्होंने ट्रेनिंग दी और असला और मशीनरी का इस्तेमाल बताया। इसके बाद सारा मंसूबा तय हुआ और फिर हमारे आदमियों ने कामयाबी से ये सारा मिशन मुकम्मल किया और मशीन हम वहाँ से निकाल लाए और इस तरह कामयाब हो गए कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो सकी। फिर हमने ऐसा मंसूबा बनाया कि इस मशीन पर काम करने वाले तमाम अफराद को खामोशी से हलाक कर दिया गया और जाहिर ये किया गया कि एक लॉन्च के हादसे में वो हलाक हो गए। इस ग्रुप के लीडर को भी हलाक कर दिया गया। इस तरह अब पाकेशिया जो चाहे कर ले, वो इस मशीन तक किसी सूरत नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्रेटरी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, लेकिन अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस तंजीम तक पहुंच गई तो उन्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। सदर साहब ने कहा, यह तंजीम इंतहाई खुफिया है जनाब, इसलिए इस तक इन लोगों की किसी सूरत नहीं रसाई हो सकती। और भी इस तंजीम ने बराह रास्त इस मिशन में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ असला और मशीनरी सप्लाई की और हमारे आदमियों को ट्रेन किया। बाकी सब कुछ हमारे आदमियों ने खुद किया है, जबकि तंजीम के अफराद पहले ही वापस जा चुके थे और किसी को इस सिलसिले में कानो कान खबर ना हुई थी। डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया, लेकिन अब आपने मशीन कहाँ महफूज की है? इस बार मादाम रेखा ने कहा, सॉरी, मैंने सदर साहब से पहले ही इजाज़त ले ली है कि इस बारे में सिवाय मेरे और सदर साहब के किसी तीसरे आदमी को नहीं बताया जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन आप बहरहाल इसे कभी ना कभी तो इस्तेमाल करेंगे। मादाम रेखा ने कहा। शागिल खामोश बैठा हुआ था। हाँ जाहिर है, लेकिन उस वक्त हम देख लेंगे कि हालात अब हर लिहाज से पुरसुकून हो चुके हैं और हमें कोई ख़तरा नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, क्या इसका फार्मूला हासिल नहीं किया जा सकता था? मादाम रेखा ने कहा, इसका कोई फार्मूला नहीं, ये पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर नजमुल हसन की इजाद है और वो उसे तैयार करने के बाद अचानक फौत हो गए। हमने सारी मालूमात हासिल कर ली थी। डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। चीफ शागिल, आप खामोश हैं? सदर साहब ने इस बार शागिल से मुखातिब होकर कहा, जनाब मैं इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने वाकई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। पाकिस्तान में इस अंदाज में मिशन मुकम्मल करना कि किसी को कानो कान खबर ना हो सके, इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। शागिल ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी साहब का चेहरा मज़ीद खिल उठा। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी साहब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इतना नहीं जानते जितना आप दोनों और मैं जानता हूँ। और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने बहरहाल इस सेंटर की तबाही और मशीन की चोरी के बाद इस केस पर काम करना है और आप लोग जानते हैं वो लोग किस अंदाज में काम करते हैं। सदर साहब ने कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, इस बार वो कुछ नहीं कर सकेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, चीफ शागिल, आपके ज़िम्मे ये ड्यूटी है कि आप ये मालूम कराएं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस सिलसिले में क्या कर रही है। और मादाम रेखा, आप भी अपनी फोर्स को अलर्ट कर दें ताकि अगर ये लोग यहाँ आएँ तो उन्हें इस बार हर कीमत पर ख़त्म किया जाए। अब मैं मज़ीद इन लोगों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने काफिरिस्तान को इस कदर नुकसान पहुँचाए हैं कि अब ये काफिरिस्तान के दुश्मन नंबर 1 की हैसियत हासिल कर चुके हैं
और अब मैं इस फैसले पर पहुंच गया हूं कि चाहे काफिरिस्तान के तमाम वसाइल क्यों न झूंक दिए जाएं, उनकी हलाकत ज़रूरी है, सदर साहब ने कहा। यस सर, शागिल ने फ़ौरन ही खुशामदाना लहजे में कहा। आप और मादाम रेखा, आप दोनों मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहेंगे, सदर साहब ने कहा। यस सर, शागिल और मादाम रेखा ने बेक वक्त जवाब देते हुए कहा। और सेक्रेटरी साहब, आपने भी बेहद मोहतात रहना है। अगर कोई मामूली सी बात भी हो जाए तो आपने उसे मामूली नहीं समझना, बल्कि मुझे फौरी इसकी रिपोर्ट देनी है, सदर ने डिफेंस सेक्रेटरी से मुखातिब होकर कहा। यस सर, डिफेंस सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो सदर साहब उठ खड़े हुए। आप मेरे साथ आएँ, उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी से कहा और अपने मखसूस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। डिफेंस सेक्रेटरी उनके पीछे उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जबकि शागिल और मादाम रेखा दोनों अपनी अपनी कुर्सियों के सामने खामोश खड़े रहे। जब सदर और डिफेंस सेक्रेटरी दरवाजे से बाहर चले गए और दरवाज़ा उनके अक़ब में बंद हो गया तो वो दोनों दूसरे दरवाजे की तरफ मुड़ गए। जनाब शागिल, मेरा ख्याल है कि हमें सिलसिले में बैठकर कोई मुश्तरका लाहे अमल तय करना चाहिए, मादाम रेखा ने शागिल से मुखातिब होकर कहा। कैसा लाहे अमल? शागिल ने चौंक कर पूछा। इस बात का तो मुझे इल्म है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बहरहाल इस बात का सुराग लगा लेगी कि ये काम किस मुल्क ने कराया है और लाहमाला वो इस मशीन की बरामदगी के लिए काफिरिस्तान आएंगे, और मैं चाहती हूँ कि इस बार वो हमारे किसी इख्तलाफ से फ़ायदा ना उठा सकें और हम उनका खात्मा कर दें। और चीफ शागिल, मैं और मेरी फोर्स इस मशीन के लिए आपके तहत काम करने के लिए भी तैयार है, बाहर निकलकर मादाम रेखा ने कहा। ओके, फिर आप मेरे साथ मेरे हेडक्वार्टर चलें, वहाँ बैठकर इत्मीनान से बात हो जाएगी, शागिल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और मादाम रेखा ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिला दिया। इस बार उसने फैसला किया था कि शागिल को ताउन का चक्कर देकर पीछे रहेगी और ख़ुद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का क्रेडिट लेगी, क्योंकि इसे यकीन था कि अगर उसने इमरान का खात्मा कर दिया तो फिर शागिल के बजाय उसे ही काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ बना दिया जाएगा, और ये सीट वो हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो अपनी आदत के मुताबिक एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो खामोशी से वापस कुर्सी पर बैठ गया। क्या सूरत हाल है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इंतहाई महारत और दीदा दिलेरी से पूरे सेंटर में कत्ले आम किया गया है और मशीन उड़ा ली गई है। ये काम काफिरिस्तान का है, नौटरान ने कोई रिपोर्ट दी? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जी नहीं, वो काम कर रहा है, उसे जैसे ही कोई क्लू मिला वो बहरहाल रिपोर्ट देगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। क्या उस वाइट ईगल के ज़रिए असल आदमियों तक नहीं पहुंचा जा सकता? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। किन आदमियों तक? इमरान ने चौंक कर पूछा। जिन्होंने ये वारदात की है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उनसे काफिरिस्तान के आला हुक्काम ने बात की होगी, लेकिन आला हुक्काम ने ख़ुद तो ये काम नहीं किया होगा, और मैंने महसूस किया है कि इन तमाम मामलात या तो काफिरिस्तान के सदर अपने हाथ में रखते हैं या प्राइम मिनिस्टर और सीक्रेट सर्विस। दूसरे इदारे को इन मामलात की हवा भी नहीं लगने दी जाती, इसलिए इस तंजीम के पीछे भागना फ़िलहाल बेकार है। अलबत्ता उस मशीन की वापसी के बाद उनसे ज़रूर निपटूंगा, क्योंकि बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान के इस नुकसान में बराह रास्त काम किया है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैंने कैप्टन शकील की ड्यूटी लगाई है, वो वहाँ काम करने वाले मुर्दा या जिंदा बच जाने वाले अफराद के बारे में बहरिया के हेडक्वार्टर से मालूमात हासिल करे, ताकि उस आदमी का सुराग लगाया जा सके जिसने इस वारदात में मालूमात काफिरिस्तान को मुहैया की है, इमरान ने कहा। और उससे पहले कि मस्जिद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। नौटरान बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से नौटरान की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान और ब्लैक ज़ीरो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। सर, मैंने उस आबदूस का पता लगा लिया है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल की गई है, और फिर फैसल जान मैकअप में मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर बनकर उस कमांडर से मिला, लेकिन वहां से मालूम हुआ कि उस कमांडर को 1 माह की छुट्टी देकर उसकी कोठी में पाबंद कर दिया गया और आबदोस पर दूसरे लोग भेजे गए, और इस सारे वाक़े का करता धरता भी सामने आ गया है। वो बहरिया इंटेलिजेंस का चीफ अशोक मेहता है, नौटरान ने कहा। पूरी तफसील से रिपोर्ट दो, ये सब कैसे मालूम हुआ? इमरान का लहजा इंतहाई सर्द हो गया तो दूसरी तरफ से नौटरान ने तफसीली रिपोर्ट देना शुरू कर दी। इमरान और ब्लैक ज़ीरो दोनों खामोश बैठे ये तफसील सुनते रहे। उस अशोक मेहता के बारे में क्या रिपोर्ट है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो नौटरान ने तफसील बताना शुरू कर दी। उसका ताल्लुक किससे है? क्या सदर से या वज़ीर आज़म से? ये मालूम किया है? इमरान ने मखसूस लहजे में पूछा। अभी चंद लम्हे पहले मुझे इत्तला मिली है, सदर साहब ने प्रेसिडेंट हाउस में खुसूसी मीटिंग कॉल की है जिसकी तफसीलात रिकॉर्ड नहीं की गई, इसलिए तफसीलात तो हासिल नहीं हो सकी।
अलबत्ता इस खुसूसी मीटिंग में डिफेंस सेक्रेटरी रामलाल, शागिल और मादाम रेखा ने शिरकत की है और फिर डिफेंस सेक्रेटरी सदर के साथ अकेले काफ़ी देर तक रहे हैं, जबकि मादाम रेखा वहां से शागिल के साथ उसके हेडक्वार्टर गई और वहां काफ़ी देर तक रही। और अशोक मेहता के बारे में मेरे आदमियों ने ये इत्तला दी है कि वो अक्सर व बेशतर डिफेंस सेक्रेटरी से भी ज़ाती तौर पर मिलता रहता है। नॉर्टन ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसका मतलब है इस बार ये काम डिफेंस सेक्रेटरी ने सरअंजाम दिया है। तुम इस सिलसिले में मजीद मालूमात इकट्ठी करो। मैं इमरान और सीक्रेट सर्विस की टीम काफिरिस्तान भेज रहा हूँ। तुमने शागिल, रेखा और उसके आदमियों पर नजर रखनी है। इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बगैर मजीद कुछ कहे रिसीवर रख दिया। अब ये बात तय हो गई है कि मशीन के बारे में इल्म उस डिफेंस सेक्रेटरी को होगा, इसलिए हमें उसे कवर करना होगा, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। जूलिया का लहजा यकलक इंतहाई मुअद्दबाना हो गया। सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील को कॉल करके कह दो कि वो काफिरिस्तान में एक इंतहाई अहम मिशन पे जाने के लिए तैयार हैं। तुमने भी साथ जाना है और इमरान तुम्हें लीड करेगा। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ये वही मिशन है सर जिस पर कैप्टन शकील काम कर रहा है? जूलिया ने पूछा। हाँ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर टून आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करना शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी वजीर खारजा। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने उसी तरह मखसूस लहजे में कहा। यस सर, यस सर। दूसरी तरफ से इंतहाई बौखलाए लहजे में कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान, TM मशीन की फाइल अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची। इमरान का लहजा बेहद सर्द था। सर वो भी चंद लम्हों पहले मुझ तक पहुंची है। मैं उसे भिजवा ही रहा था कि आपकी कॉल आ गई। सर सुल्तान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आप उसे अपने पास रखें, मैं इमरान को भेज रहा हूँ आपके पास, वो उसे वहीं चेक कर लेगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ तो ब्लैक जीरो भी उठ खड़ा हुआ। नाट्रान की तरफ से कोई कॉल आए तो स्पेशल ट्रांसमीटर पर मुझे बता देना, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डिफेंस सेक्रेटरी रामलाल अपने ऑफिस में बैठा किसी सरकारी काम में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उन्होंने तहकमाना लहजे में कहा। अशोक मेहता साहब आपसे मुलाकात चाहते हैं। दूसरी तरफ से उनके सेक्रेटरी का मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या फ़ोन पर? डिफेंस सेक्रेटरी ने चौंक कर पूछा। वो बजाते खुद यहाँ मौजूद हैं सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, उन्हें मीटिंग रूम में भिजवा दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। और सुनो, जब तक मैं ना कहूँ मुझे कॉल ना की जाए और ना डिस्टर्ब किया जाए, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने रिसीवर रखा और फिर सामने पड़ी हुई फाइल बंद करके उन्होंने मेज़ की दराज में रखी और उठकर खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद वो ऑफिस के अगबी दरवाजे से निकलकर मीटिंग रूम में दाखिल हुए तो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ अशोक मेहता उठकर खड़ा हो गया। बैठो, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही वो मेज़ की दूसरी तरफ अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले मेज़ की दराज खोली और उसमें से रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकालकर उन्होंने इस पर मुख्तलिफ बटन प्रेस कर दिए। उसके साथ ही मीटिंग रूम के सामने मौजूद दोनों दरवाजों पर सुर्ख रंग के बल्ब जल उठे, जिसका मतलब था कि अब यह मीटिंग रूम हर लिहाज से महफूज हो चुका है और यहाँ होने वाली कोई बात ना बाहर सुनी जा सकती है और ना टेप हो सकती है। फिर वो आला वापस मेज़ पर रखकर वो अशोक मेहता की तरफ मुतवज्जो हुए जो खामोश बैठा हुआ था। हाँ, अब बताओ क्यों आना हुआ, जबकि मैंने खुसूसी तौर पर मना किया था कि मुलाकातें अब कम होंगी। डिफेंस सेक्रेटरी के लहजे में हल्की सी सख्ती का अंसर मौजूद था। मौजूदा हालात में ट्रांसमीटर पर बात करना चूंकि गैर महफूज है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, अशोक मेहता ने जवाब देते हुए कहा। क्या कोई खास बात हो गई है? डिफेंस सेक्रेटरी ने चौंकर पूछा। यस सर, दुश्मन एजेंट आबदोस के कमांडर तक पहुंच गए हैं, अशोक मेहता ने कहा तो डिफेंस सेक्रेटरी बेख्तियार चौंक पड़ा। दुश्मन एजेंट आबदोस के कमांडर तक पहुंच गए? क्या मतलब? क्या FF1 को तुमने ख़त्म नहीं किया था? डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसे तो ख़त्म कर दिया गया था, मेरा मतलब असल कमांडर से था जिसका नाम लालू प्रसाद है। उसे मंसूबे के मुताबिक 1 माह की छुट्टी पर उसकी कोठी तक महदूद कर दिया गया था ताकि उसे मालूम ही ना हो सके कि उसकी आबदोस के साथ क्या किया गया है और वो कहाँ और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई है, अशोक मेहता ने कहा। ओह, ये तो वाकई इंतहाई ख़ास बात है। क्या हुआ है, तफसील से बताओ, डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बार परेशान से लहजे में कहा।
मुझे लालू प्रसाद की तरफ से फ़ोन कॉल की गई और उसने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर जिसका नाम मसूद है, उसने उसे फ़ोन करके कहा है कि वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में सरकारी तौर पर उससे मिलना चाहता है और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से रेड कार्ड होल्डर है। लालू प्रसाद ने उसे बहरिया टाउनशिप बुलवा लिया और उसके साथ ही उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर फ़ोन करके उस बात की तस्दीक की तो उन्होंने बताया कि वाकई मसूद नामी ऑफिसर रेड कार्ड होल्डर है, जिस पर लालू प्रसाद मुतमईन हो गया। फिर वह मसूद उसकी रिहाइशगाह पर आया और उसने उससे आबदोस के बारे में पूछगछ की और यहाँ तक कह दिया कि यह आबदोस पाक एशिया में किसी मशीन में इस्तेमाल हुई है। हालांकि खुद लालू प्रसाद को इसका इल्म न था। लालू प्रसाद ने उससे मुतमईन कर दिया कि ऐसा नहीं है, जिस पर वो वापस चला गया और फिर लालू प्रसाद ने फ़ोन करके मुझे तफसील बता दी। मैं बेहद परेशान हुआ। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर कॉल किया तो मुझे बताया गया मसूद नाम का कोई अफसर मिलिट्री इंटेलिजेंस में नहीं है और न ही रेड कार्ड होल्डर है, जिस पर मैंने फौरी तौर पर बहरिया टाउनशिप की चेक पोस्ट पर फ़ोन किया ताकि ये आदमी जिस कार या जीप में आया है उसका नंबर और उसका हुलिया मालूम किया जा सके। तो मुझे बताया गया कि उसकी वापसी नहीं हुई, जिस पर मैंने फौरी तौर पर अपने 3 आदमी वहाँ उसे पकड़ने के लिए भेजे। उन्होंने भी चेक पोस्ट से तस्दीक की कि वो वापस नहीं आया, लेकिन फिर उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट न मिली तो मैंने एक बार फिर चेक पोस्ट के कैप्टन जोगिंदर सिंह से रब्ता किया तो उसने बताया कि वो कार वापस जा चुकी है। अलबत्ता उस कार का नंबर और उसके कलर वगैरह के बारे में बता दिया गया। मैंने उसे बताया कि लालू प्रसाद की रिहाइशगाह पर फ़ोन अटेंड नहीं किया जा रहा, इसलिए वो आदमी भेजकर वहाँ से मालूम कराएं कि वहाँ क्या पोजीशन है। फिर जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि लालू प्रसाद, उसका मुलाजिम और मेरे महकमे के तीनों अफराद को हलाक कर दिया गया है। लालू प्रसाद और उसका मुलाजिम दोनों रस्सी से कुर्सियों पर बंधे हुए थे और उन्हें उसी हालत में हलाक कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही मैं वहाँ गया तो वाकई वहाँ यही सिचुएशन थी। मैंने उस कार की तलाशी का हुक्म दिया, लेकिन ये कार कहीं नहीं मिली, जबकि जो नंबर इस कार में मौजूद था वह नंबर एक बस का है। इसका साफ मतलब था कि नंबर प्लेट जाली लगाई गई थी। बहरहाल अभी तक उस आदमी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अलबत्ता मैंने इस पॉइंट पर इंक्वायरी कराई कि इस आदमी को इस मखसूस आबदोस के पाकिस्तान में इस्तेमाल होने का इल्म कैसे हुआ, क्योंकि इस पर जाने वाला तमाम अमला FF1 के हाथों और FF1 मेरे हाथों हलाक हो चुका है। तो वर्कशॉप का एक टेक्नीशियन ट्रेस कर लिया गया। उसे FF1 ने पाकिस्तान से काम करके वापस आने के बाद आबदोस में होने वाली किसी मशीनी खराबी के बारे में बात की थी। इस तरह इस टेक्नीशियन को इस बात का इल्म हो गया कि यह आबदोस पाक एशिया में इस्तेमाल हुई है और टेक्नीशियन से जब इस आदमी के बारे में पूछगछ की गई तो वो मामूली से तशद्दुद से ही हलाक हो गया, क्योंकि वो दिल की किसी बीमारी का मरीज था। अलबत्ता उसकी रिहाइशगाह की एक अलमारी से भारी मालियत के करेंसी नोट के बंडल दस्तियाब हुए हैं और पता चला है ये जुआ खेलने का आदी था और उसने जुए में हार कर किसी से कोई बहुत बड़ा कर्जा उठाया था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान था। फिर अचानक उसने वो कर्जा भी उतार दिया और उसके बावजूद उसके पास इतनी दौलत बच गई थी, फिर भी इल्म ना हो सका जिसने इसे दौलत देकर इससे ये मालूमात खरीदी थी। अशोक मेहता ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ये वाकई खतरनाक मामला है, लेकिन ये लालू प्रसाद मजीद क्या जानता था? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, कुछ नहीं, उसे सिरे से कुछ मालूम ही नहीं था। अशोक मेहता ने कहा, लेकिन तुमने बताया कि इसने तुम्हें फ़ोन करके कहा कि वो आदमी वापस चला गया है, जबकि ऐसा नहीं था। इसका मतलब है ये कॉल इसने खुद लालू प्रसाद से कराई थी। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? अशोक मेहता ने कहा, हाँ, फ़ायदा तो कुछ नहीं पहुंच सकता। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, वो लोग किसी सूरत में भी असल बात तक नहीं पहुंच सकते। अलबत्ता अब तुम ऐसा करो कि स्टार क्लब के जॉनी से जाकर मिलो। वो मुखबरी करने वाली एक बहुत बड़ी तंजीम का लीडर है। अब वो तुम्हारी मातहती में काम करेगा। इस तरह तुम दोनों मिलकर यकीनन उन लोगों का ना सिर्फ खोज लगा लोगे, बल्कि उनका खात्मा भी कर सकोगे। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, ये लोग वाकई ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा आसानी से मालूम कर लेते हैं, लेकिन वो मुझे पहचानेगा कैसे? मेरी तो कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। अशोक मेहता ने कहा, मैं उसे फ़ोन करके हिदायत दे दूंगा। तुम्हें वहाँ इसलिए भेज रहा हूँ ताकि एक बार तुम उससे मिलकर तफसील से सब कुछ तय कर लो। इसके बाद तुम दोनों के दरमियान फ़ोन पर राब्ता रहेगा। वो बेहद तेज़ और होशियार आदमी है और फिर तुम्हारी महातदी में उसकी सलाहियतें मज़ीद निखर आएंगी। इसलिए मुझे यकीन है कि हम जल्द अज जल्द उन लोगों का खात्मा कर देने में कामयाब हो जाएंगे। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है सर, मैं यहाँ से सीधा वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन क्या मुझे उसे अपनी असल शनाख्त करानी होगी? अशोक मेहता ने कहा, ओ नहीं, सिर्फ अपना नाम बताना और बस, बाकी मैं उसे समझा दूंगा। डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ओके, अशोक मेहता ने मुतमईन लहजे में कहा। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने मेज पर पड़ा हुआ रिमोट कंट्रोल नुमा आला उठाया और उस पर मौजूद बटन प्रेस कर दिए तो दरवाजों पर जलते हुए सुर्ख रंग के बल्ब बुझ गए। डिफेंस सेक्रेटरी ने आला मेज की दराज में रखा और फिर अशोक मेहता को गुड बाय कहकर वो वापस उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो उनके ऑफिस को जाता था।
ऑफिस में पहुंचकर वो कुर्सी पर बैठा और फिर मेज पर पड़े हुए सुर्ख रंग के फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। स्टार क्लब। राब्ता कायम होते हुए चीखती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी। जॉनी से बात कराओ, D1 बोल रहा हूँ। डिफेंस सेक्रेटरी ने इंतहाई तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें सर। इस बार दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो जॉनी बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। जॉनी, फोन महफूज कर लो, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों तक लाइन पर खामोशी तारी रही। यस सर, फोन महफूज हो चुका है सर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। सुनो जॉनी, तुम अशोक मेहता को जानते हो, बहरिया इंटेलिजेंस का चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या वो भी तुम्हें जानता है, डिफेंस सेक्रेटरी ने पूछा। नो सर, मेरी उनसे मुलाकात एक और रूप में हुई थी सर, जॉनी ने जवाब देते हुए कहा। सुनो, एक अहम तरीन मुल्की मामले की वजह से उसे इस अंदाज में फौरी तौर पर ऑफ करना ज़रूरी हो गया है कि ये कुदरती सिलसिला मालूम हो। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताकर तुम्हारे क्लब भेजा है कि तुम मुखबरी का एक नेटवर्क चलाते हो और तुम उसकी मातहती में काम करके दुश्मन एजेंटों को ट्रेस करोगे। मैंने उससे मुतमईन करने के लिए कहा है कि वो अपनी असल शनाख्त तुम्हें नहीं बताएगा, सिर्फ अपना नाम अशोक मेहता बताएगा। तुम ऐसा करो, उसे हर लिहाज से मुतमईन करके वापस भिजवा देना, लेकिन वापसी में तुम्हारे क्लब से दूर किसी भी जगह उसकी कार का एक्सीडेंट होना चाहिए। ऐसा एक्सीडेंट जिसमें वो बच ना सके और ये भी ना किसी को मालूम हो कि एक्सीडेंट खास तौर पर कराया गया है। क्या ये तुम अहम टास्क मुकम्मल कर लोगे, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, मेरे लिए ये मामूली सी बात है सर, दूसरी तरफ से इंतही बाएतमाद लहजे में कहा गया। ओके, तुमने ये काम मुकम्मल करके मेरे ऑफिस में स्पेशल फ़ोन पर इत्तला देनी है। काम बेदाग अंदाज में होना चाहिए और अशोक मेहता को किसी भी तरह शक नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहरहाल बहरिया का इंटेलिजेंस का चीफ है और इंतहाई होशियार आदमी है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें सर, ऐसा ही होगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूंगा, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। मजबूरी है अशोक मेहता, दुश्मन एजेंटों ने यकीनन लालू पाशा से तुम्हारे बारे में मालूम कर लिया होगा और अगर वो तुम तक पहुंच गए तो फिर मुझ तक पहुंच जाएंगे। इसलिए तुम्हारा दरमियान से हटना मुल्क व कौम के मफाद के लिए ज़रूरी हो गया है, डिफेंस सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो डिफेंस सेक्रेटरी ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। जॉनी बोल रहा हूँ सर, दूसरी तरफ से जॉनी की आवाज़ सुनाई दी। यस, D1 अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। हुक्म की तामील कर दी गई है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। कैसे, तफसील बताओ, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। जनाब, आपकी कॉल के बाद मैंने काउंटर पर कह दिया कि अशोक मेहता साहब जैसे ही आए उन्हें फ़ौरन मुझ तक पहुंचा दिया जाए और वो आ गए। मैंने उनका मुअद्दबाना अंदाज में इस्तकबाल किया और उन्हें यकीन दिलाया कि मेरी तंजीम चंद घंटों में उस कार और उस आदमी का सुराग लगा लेगी और इसके अलावा मैं और मेरी तंजीम आइंदा भी इनके अहकामात की तकमील करती रहेगी। और फिर वो पूरी तरह मुतमईन हो गए। शराब का एक जाम पीकर वो वापस चले गए। मैंने जाम में एक ख़ास किस्म की दवा मिला दी थी जिसका असर तकरीबन 20 मिनट बाद होता है और उस असर के तहत उनका जिस्म यकलक चंद मिनटों के लिए मफलूज हो जाएगा। और वही हुआ। वो कार लेकर वापस बहरिया सेक्रेटेरिएट जा रहे थे कि रोड पर दवा ने काम किया और नतीजे में उनकी कार का खौफनाक एक्सीडेंट हो गया जिसके नतीजे में हलाक हो गए, जॉनी ने तफसील बताते हुए कहा। उनका पोस्टमार्टम होगा तो क्या उसमें दवा के असरात तो जाहिर नहीं हो जाएंगे, डिफेंस सेक्रेटरी ने होठ चबाते हुए कहा। नहीं जनाब, यही तो इस दवा की खुसूसियत है, आप कतन बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि अब दुश्मन एजेंट अशोक मेहता के जरिए उन तक नहीं पहुंच सकते थे और अब उसे सरकारी तौर पर बहरिया इंटेलिजेंस के चीफ की रोड एक्सीडेंट में अचानक मौत की इत्तला का इंतजार था। शागल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और शागल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने तहमकाना लहजे में कहा। मादाम रेखा की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात। हेलो, मादाम रेखा बोल रही हूँ, चीफ शागिल, दूसरी तरफ से मादाम रेखा की नर्म सी आवाज़ सुनाई दी और चूंकि मादाम रेखा उसे चीफ भी कह रही थी इसलिए उसका चेहरा खिल उठा। ओह रेखा, क्या बात है, क्या कोई ख़ास बात हो गई है, शागिल ने इस बार नर्म लहजे में कहा। हाँ, एक ख़ास इत्तला है, मैंने सोचा तुम्हें ये इत्तला दे दूँ और फिर तुम जैसे मशवरा दो वैसे ही होगा। इत्तला यह है कि इमरान पाकिस्तान से एक चार्टर्ड तैयार के ज़रिए बाचान चला गया है। इसके साथ एक गैर मुल्की औरत और 3 मर्द हैं और यकीनन ये औरत उसकी साथी जूलिया और मर्द पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, मादाम रेखा ने कहा।
कहा, पहचान गया है तो उसमें क्या ख़ास बात है। वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, इसलिए किसी न किसी मिशन पर जाता ही रहता है। शागिल ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो सिर्फ हमें डॉज देने के लिए पाकेशिया से बचान गया है और अब वो बचान से मेकअप में काफिरिस्तान पहुंचेगा। मादाम रेखा ने जवाब दिया तो शागिल बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या उसे मालूम है कि हम यहाँ उसकी चेकिंग कर रहे हैं? शागिल ने कहा, वो वैसे ही एहतियात करने का आदी है और हो सकता है उसके यहाँ मौजूद आदमियों ने उसे वाकई इत्तला भी दे दी हो। मादाम रेखा ने कहा, फिर तो हमें बाचान से आने वाली फ़्लाइट्स चेक करना होंगी। शागिल ने कहा, मैंने ये इतला मिलते ही बाचान में मौजूद काफिरिस्तान के एजेंटों को होशियार कर दिया है। वो वहाँ उसकी निगरानी करेंगे और मुझे इतला देंगे। मादाम रेखा ने जवाब दिया, वेरी गुड, तुम वाकई बेहद समझदार और ज़हीन हो। शागिल ने बेख्तियार होकर कहा, शुक्रिया, लेकिन बहरहाल तुमसे कम हूँ। मैंने ये इतला इसलिए दी है कि इमरान यकीनन सीक्रेट सर्विस के आदमियों से वाकिफ़ होगा, जबकि वो पावर एजेंसी के आदमियों से वाकिफ़ नहीं होगा। इसलिए क्यों ना तुम अपने आदमी हटा लो ताकि वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए, और फिर जब वो किसी होटल या किसी रिहाइशगाह में पहुंचेगा तो मैं तुम्हें इतला कर दूंगी और फिर तुम अपने आदमियों समेत वहां पहुंच जाना और हम मिलकर उस पर रेड करेंगे। इस तरह वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा और इसका क्रेडिट भी तुम्हें मिलेगा। मादाम रेखा ने कहा, ठीक है, ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन तुमने मुझे ज़रूर इतला देनी है। ख़ुद को इक़दाम करने की हिमाकत न करना, वरना वो निकल जाएगा। शागिल ने कहा, अगर मैंने ख़ुद को इक़दाम करना होता तो मैं इतला ही क्यों करती। मादाम रेखा ने कहा, ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। शागिल ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रेडिल दबा दिया और फिर टून आने पर उसने यक्के बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की मौद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। मोहन सिंह को मेरे पास भेजो, शागिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने इंतहाई मौद्दबाना अंदाज में शागिल को सलाम किया। बैठो, शागिल ने कहा और मोहन सिंह मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर मौद्दबाना अंदाज में बैठ गया। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन था। एक मिशन के दौरान उसने शागिल के तहत काम किया था। शागिल उसके अंदाज और उसके काम से इस कदर खुश हुआ था कि उसने सदर ममलिकत से कहकर कैप्टन मोहन सिंह को मिलिट्री इंटेलिजेंस से सीक्रेट सर्विस में मुस्तकिल तौर पर ट्रांसफ़र करा लिया था। मनमोहन सिंह इंतहाई होशियार और ज़हीन आदमी था, लेकिन वो शागिल का एहतराम इस अंदाज से करता था जैसे शागिल उसका देवता हो, और शागिल को यही बात पसंद थी, इसलिए उसने इसे अपना नंबर 2 बना लिया था। और बाद में मोहन सिंह की कारकर्दगी ने वाकई उसे हैरान कर दिया था। उसकी वजह से सीक्रेट सर्विस ने कई ऐसे मिशन कामयाबी से निपटाए थे जो बज़ाहिर मुमकिन ही ना नज़र आते थे। मोहन सिंह, तुम्हें मालूम है कि पावर एजेंसी की मादाम रेखा ने जहनी तौर पर मेरी मातहती कबूल कर लिए है, हालांकि पहले ये औरत मुझे घास तक ना डालती थी। शागिल ने फ़ख्रिया लहजे में कहा, सर, बहुत देर से समझ में आया उसके, वरना तो उसे बहुत पहले ही मालूम हो जाना चाहिए था कि आप इस मुल्क का सरमाया हैं। आप जैसे ज़हीन और बावकार अफसर तो कौम को सदियों बाद नसीब होते हैं। मोहन सिंह ने इंतहाई मौद्दबाना लहजे में कहा तो शागिल का चेहरा मुसर्रत की शिद्दत से गुलाब की तरह खिल उठा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। बहरहाल मुझे खुशी है कि देर से ही सही उसे अकल आ गई और अब वो मेरी मातहती में काम कर रही है। तुम्हें मालूम है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस एक बार फिर एक अहम मिशन पर काफिरिस्तान पहुँचने वाली है और इस बार सदर साहब ने हतमी अहकामात दिए हैं कि उन्हें हर सूरत में ख़त्म करना है। शागिल ने कहा, यस सर, आपने बताया था सर, लेकिन सर ये बात आपने नहीं बताई थी कि उनका मिशन यहाँ क्या है। मोहन सिंह ने कहा, पाक एशिया से कोई अहम मशीन चोरी करके काफिरिस्तान लाई गई है और ये काम डिफेंस सेक्रेटरी की सरबराही में हुआ है। इस मशीन के बारे में सिवाय डिफेंस सेक्रेटरी और सदर साहब के किसी और को इल्म नहीं कि वो क्या है और उसे कहाँ रखा गया है। इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस मशीन को वापस ले जाने के मिशन पर यहाँ आ रहे हैं। शागिल ने कहा, यस सर। मोहन सिंह ने उसी तरह मद्दुबाना लहजे में जवाब दिया। अभी थोड़ी देर पहले मादाम रेखा का फ़ोन आया था, शागिल ने कहा, और फिर उसने वो सारी गुफ्तगू दोहरा दी जो इसके और मादाम रेखा के दरमियान हुई थी। यस सर, मोहन सिंह ने होठ बीचते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अपने आदमियों की निगरानी हटा लो। मादाम रेखा जब हमें इत्तला देगी तो फिर हम जाकर कोठी पर रेड करेंगे। शागिल ने कहा, लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि पावर एजेंसी के लोग मादाम रेखा को बताए बगैर उन पर हमला कर दें। इस तरह तो बहरहाल क्रेडिट पावर एजेंसी ही ले जाएगी। मोहन सिंह ने कहा, ओ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मादाम रेखा को अगर इत्तला पहले मिली और बाद में मुझे, तो फिर वाकई मसला बन जाएगा। तो तुम्हारा क्या मशवरा है? जबकि मैं मादाम रेखा से वादा कर चुका हूँ कि मैं अपने आदमी हटा लूँगा। शागिल ने कहा, जनाब, आपका वादा हर सूरत में पूरा होगा। हमारे आदमी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की निगरानी से हट जाएंगे
लेकिन आपने ये वादा तो नहीं किया कि हमारे आदमी पावर एजेंसी के आदमियों की निगरानी भी ना करेंगे। मोहन सिंह ने कहा तो शागिल बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? शागिल ने तेज लहजे में कहा। सर, हमारा आदमी उनकी निगरानी करेंगे। इस तरह हमें साथ साथ इतला मिलती रहेगी। अगर तो मादाम रेखा ने बर्वक्त आपको इतला दी तो ठीक है, और अगर उन्होंने असखुद कोई कार्रवाई करके क्रेडिट लेने की कोशिश की तो फिर हमारे आदमी उनका खात्मा कर देंगे और क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मोहन सिंह ने जवाब देते हुए कहा। ओ हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। ठीक है, तुम ऐसी कार्रवाई करो कि मेरा वादा भी कायम रहे और क्रेडिट भी सीक्रेट सर्विस को मिल जाए। शागिल ने फ़ौरन ही रजामंद होते हुए कहा। दुश्मन एजेंट कब आ रहे हैं जनाब? मोहन सिंह ने कहा तो शागिल के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं दुश्मन एजेंटों का सेक्रेटरी हूँ कि वो मुझे वक्त और तारीख बताकर आएंगे? नॉनसेंस, न जाने किस अहमक ने तुम्हें सीक्रेट सर्विस में शामिल कर दिया है। शागिल का गुस्सा लम्हा व लम्हा बढ़ता चला जा रहा था। वो मेरा मतलब था कि उनकी आमद की तवक्का कब तक रहे जनाब? मोहन सिंह ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जुमी हूँ कि उनका जायचा बना दूँ? नॉनसेंस, अहमक आदमी। वहाँ निगरानी कराओ, जब वो आए तो पता चलेगा। वैसे उस मादाम रेखा ने इतला दी है कि इमरान अपने 4 साथियों के साथ बाचान गया है। और सुनो, मादाम रेखा का ख्याल है कि वो बाचान की एयर सर्विस से मैकअप के साथ यहाँ आएंगे। लेकिन ये मादाम रेखा अहमक है। बाचानियों के कद छोटे होते हैं। नॉनसेंस, क्या मैकअप से इनके कद भी छोटे हो जाएंगे? शागिल ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। वेरी गुड, आपकी जहानत का जवाब नहीं सर। क्या नुक्ता सोचा है आपने? ये नुक्ता सिर्फ आप ही सोच सकते थे सर। मोहन सिंह ने फौरन ही खुशामद करते हुए कहा तो शागिल का गुस्से तना हुआ चेहरा यकलक खिल उठा। ये नुक्ता तुम जैसे अक्लमंद ही समझ सकते हैं। ठीक है, जाओ और जो जी चाहे करो। जाओ, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। शागिल ने फौरन ही शाहाना अंदाज में कहा और मोहन सिंह तेज़ी से उठा और उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। ऐसे आदमियों की ही मुझे ज़रूरत है। कम अज़ कम अकल की बात तो समझ लेते हैं, शागिल ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंककर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने तेज़ लहजे में कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा। कराओ बात, शागिल ने चौंक कर कहा। हेलो, चंद लम्हों बाद डिफेंस सेक्रेटरी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस सर, शागिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस। शागिल ने आदत के मुताबिक अपना पूरा तारुफ कराते हुए कहा। चीफ शागिल, क्या यहाँ काफिरिस्तान में भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई सेटअप मौजूद है? दूसरी तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी ने तेज लहजे में कहा। यकीनन होगा, सीक्रेट सर्विस के सेटअप हर बड़े और अहम मुल्क में होते हैं, शागिल ने जवाब दिया। क्या आपको सेटअप का इल्म नहीं है? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। गुज़िश्ता चंद सालों में 4 सेटअप बने थे जो हमने ट्रेस करके ख़त्म कर दिए। अब किसी नए सेटअप की इत्तला तो नहीं है, अलबत्ता हम इसकी तलाश में हैं। जब भी मुझे कोई क्लू मिला कि ऐसा कोई सेटअप है तो हम भूखे अकाबों की तरह उस पर टूट पड़ेंगे, शागिल ने जानबूझकर बात बनाते हुए कहा। हालांकि वो आज तक एक भी सेटअप ट्रेस ना कर सका था। टीएम मशीन के सिलसिले में जो मिशन आपके साथ सदर साहब की मीटिंग में डिस्कस हुआ था, उसमें जो आबदोज इस्तेमाल हुई थी, उसकी कमांडर को पहले ही छुट्टी देकर उसकी रिहाइश गाह तक पाबंद कर दिया गया था। लेकिन मुझे बहरिया इंटेलिजेंस के चीफ अशोक मेहता की तरफ से इत्तला मिली है कि कोई नामालूम आदमी वहां पहुंचा और उस कमांडर से उस आबदोज के बारे में पूछगछ की और फिर उसे और उसके 4 मुलाजमीन को हलाक करके निकल गया। मैंने बहरिया इंटेलिजेंस के चीफ अशोक मेहता को उसकी फौरी तलाश का हुक्म दे दिया। लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि अशोक मेहता का कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो उस हादसे में हलाक हो गया है। बहरिया इंटेलिजेंस का नया चीफ अशोक मेहता के असिस्टेंट को बना दिया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले का सिर्फ अशोक मेहता को ही इल्म था। इसके अमले के किसी आदमी को इस बारे में इल्म नहीं और ना है, और ना मैं चाहता हूं कि उन्हें इल्म हो। इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि आप उस शख्स का जिसने कमांडर को हलाक किया है आपकी सर्विस तलाश करें। मुझे यकीन है कि यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के किसी सेटअप का आदमी होगा, डिफेंस सेक्रेटरी ने तफसील बताते हुए कहा। इस कमांडर को इस मिशन के बारे में कितना इल्म था? शागिल ने होठ चबाते हुए कहा। कुछ भी नहीं था, सिरे से कुछ इल्म नहीं था। दूसरी तरफ से कहा गया तो फिर इसे हलाक क्यों किया गया और बहरिया इंटेलिजेंस के चीफ का रोड एक्सीडेंट क्यों कराया गया? शागिल ने कहा। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप? अशोक मेहता का एक्सीडेंट कराया नहीं गया, हुआ है। सड़क पर कार चलाते हुए एक्सीडेंट का शिकार हुआ है और फिर अगर अशोक मेहता तक वो पहुंच जाते तो लामहला वो इसे इस्तेमाल करते, ना कि उसे हलाक कर देते, डिफेंस सेक्रेटरी ने तेज लहजे में कहा। लेकिन शागिल की आंखों में अचानक चमक उभर आई थी।
इस मिशन का इंचार्ज अशोक मेहता था। शागिल ने कहा, नहीं, इसका इस मिशन से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके ज़िम्मे सिर्फ चंद ज़रूरी काम थे और बस। उसे तो ये भी मालूम न था कि मिशन क्या है। डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया, जो आबदोस इस मिशन पर इस्तेमाल हुई थी, उसके चलाने वाले कहाँ हैं? शागिल ने पूछा। अशोक मेहता की रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी लॉन्च पर आ रहे थे कि अचानक लॉन्च उलट गई और वो सब डूब गए। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, जनाब, वो बहरिया के लोग थे। लॉन्च उलटने से कैसे हलाक हो सकते हैं? आप मुझसे छुपा रहे हैं। हालांकि मैं सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ। आप मुझे सब कुछ खुलकर बता दें, उसी में सबका फ़ायदा है। शागिल ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैं डिफेंस सेक्रेटरी हूँ, समझे? आइंदा होश और हवास में रह के मुझसे बात किया करें, मैं आपसे निपटूंगा। दूसरी तरफ से यखलक इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो शागिल ने होठ बीचते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से शोले नाचने लगे थे। चंद लम्हे बैठता होठ चबाता रहा, फिर उसने डायरेक्ट फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ से सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। शागल, चीफ ऑफ काफिस्तान सीक्रेट सर्विस बोल रहा हूँ, सदर साहब से बात कराएं। मैं मालूम करता हूँ सर, होल्ड करें सर। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद सदर की भारी और बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। शागिल बोल रहा हूँ जनाब, डिफेंस सेक्रेटरी साहब का अभी अभी फ़ोन आया था। उन्होंने बड़ी अजीब बातें बताई हैं कि जो आबदोस टीएम मशीन के सिलसिले में गई थी, उसके कमांडर को हलाक कर दिया गया है और वो कमांडर बहरिया इंटेलिजेंस के चीफ अशोक मेहता को जानता था और फिर अशोक मेहता की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो हलाक हो गया। इसका मतलब है जनाब के डिफेंस सेक्रेटरी साहब बहुत कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, जबकि दुश्मन एजेंट उन तक पहुँचने वाले हैं। मैंने उन्हें कहा कि वो सब कुछ बता दें और कुछ ना छुपाएं, क्योंकि इस तरह हम लाइल्मी में रहेंगे और दुश्मन एजेंट अपना काम कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने गुस्से में आके कॉल ही ऑफ कर दी। मैंने आपको इसलिए रिपोर्ट कर दी है जनाब कि कल आप नाराज़ हो सकते हैं। शागिल ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, ओह, तो ये बात है। मुझे अशोक मेहता की हलाकत की खबर तो मिली, लेकिन मैं ये समझा कि आम सा एक्सीडेंट होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंट अपने काम में मसरूफ़ हैं, सदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। उनका तरीक़ाकार यही है। यहाँ उन्होंने किसी आदमी में ये सारा टास्क लगाया होगा और जब सारी मालूमात उन्हें मिल जाएंगी तो फिर वो यहाँ पहुँचकर फाइनल काम करेंगे और हमें चूँकि किसी बात का इल्म तक ना होगा, इसलिए हम उन्हें रोक भी नहीं सकेंगे। शागिल ने जवाब दिया, तुम क्या मालूम करना चाहते हो? साहब ने चलने में खामोश रहने के बाद कहा, मुझे कम से कम इतना तो मालूम हो जनाब कि वो टीएम मशीन कहाँ मौजूद है, क्योंकि मेरा तजर्बा बता रहा है कि इस बार डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने सारा राज छुपा रखा है और उनका ख्याल है कि ये राज दुश्मन एजेंटों तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन मैंने उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की है कि जिसे वो राज समझ रहे हैं वो दुश्मन एजेंटों तक पहुंच चुका है, वरना वो इस मखसूस आबदोस तक ना पहुंच जाते। शागिल ने कहा, बात तुम्हारी दुरुस्त है। डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने पहली बार ऐसा मिशन सर अंजाम दिया है, इसलिए उन्हें सही सूरत हाल का इदराक नहीं है। इस मखसूस आबदोस तक पहुंच जाने के बाद उसे राज रखना इंतहाई हिमाकत है। अब उसकी वाकई इंतहाई सख्ती से हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें बता दिया जाए तो तुम क्या करोगे? पहले भी तुमने ऐसी चीज़ों की हिफाजत का बेड़ा कई बार उठाया था, लेकिन हर बार वो लोग कामयाब रहे। सदर ने इस बार कदर गुस्सीले लहजे में कहा, जनाब, इस बार हम उस जगह की इंतहाई खुफिया निगरानी करेंगे। उन्हें इसका इल्म तक नहीं होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं और शहर में उनकी चेकिंग और निगरानी का काम पावर एजेंसी कर रही है। लेकिन मुझे यकीन है ये लोग पावर एजेंसी के बस के नहीं हैं, इसलिए लामेला ये टारगेट पर पहुंचेंगे और वहां हम इस बार इनसे आसानी से निपट लेंगे और इससे पहले उनका और सीक्रेट सर्विस का कहीं टकराव नहीं हुआ होगा। इसलिए वो यही समझ रहे होंगे कि इस मिशन का सीक्रेट सर्विस को इल्म नहीं है और इसी इत्मीनान में वो यकीनी मौत का शिकार हो जाएंगे। शागिल ने जवाब दिया, गुड, ये अच्छा और कामयाब तरीका है। तो सुनो, टीएम मशीन महकमा डिफेंस की एक मखसूस इमारत में मौजूद है। इस इमारत का कोड नाम BS-11 है और ये इमारत बारी रोड पर वाक़ है। लेकिन तुमने किसी भी तरह उसमें दाखिल ना होना है और न ही अंदर मौजूद किसी अफराद इस बात का शुबा होना चाहिए कि तुम्हारी सर्विस इसकी निगरानी कर रही है और ना बाहर वालों को। अलबत्ता अगर पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस वहां तक पहुंच जाए तो फिर तुमने हरकत में आना है। लेकिन इस खास इमारत में इंतहाई मखसूस साख्त का असला मौजूद है, इसलिए जो कार्रवाई भी तुमने करनी है बाहर ही करनी है। सदर ने तफसील से अहकाम देते हुए कहा, यस सर। शागिल ने मुसरत भरे लहजे में कहा, ओके, इस बात का इल्म सिवाय मेरे और तुम्हारे किसी को नहीं होना चाहिए। सदर ने तहमकाना लहजे में कहा,
यस सर, आपके हुक्म की हुर्फ बहुर्फ तकमील होगी सर। शागिल ने कहा। ओके, हर सूरत हाल की तुमने मुझे साथ साथ रिपोर्ट देनी है, सदर ने कहा, और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया तो शागिल ने भी रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात नुमाया थे। उसे वो राज मालूम हो गया था जो डिफेंस सेक्रेटरी साहब उससे छुपा रहे थे, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मादाम रेखा को भी इस राज का इल्म नहीं। इसने जल्दी से दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे कई नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। प्रताप जहाँ भी हो उसे कहो फ़ौरन मेरे ऑफिस पहुँचे, फ़ौरन, शागिल ने तहकमाना लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान जिसका चेहरा भी उसकी जिस्म की मुनासबत से काफ़ी चौड़ा था अंदर दाखिल हुआ। ये प्रताप था, सीक्रेट सर्विस के एक्शन ग्रुप का चीफ। यस सर, प्रताप ने अंदर दाखिल होकर बाकायदा सलूट करते हुए कहा। बैठो, शागिल ने कहा तो प्रताप मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक इंतहाई अहम मिशन लगाना चाहता हूँ, और ये सुन लो कि अगर तुम इस मिशन में नाकाम रहे तो फिर तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। ये हशर लाजमी होगा, समझे, शागिल ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। आपको कामयाबी की रिपोर्ट मिलेगी सर, प्रताप ने मुतमईन लहजे में कहा। गुड, अगर तुम कामयाब रहे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत सारे इनाम होगा, समझे, और अगर मैं सज़ा देने में सख्त हूँ तो इनाम देने में भी फैयाज हूँ, जानते हो ना तुम मुझे, शागिल ने कहा। यस सर, प्रताप ने जवाब दिया। तो सुनो, और अपने अलावा किसी को भी इस बारे में ना बताना। काफिरिस्तान बहरिया के एजेंटों ने पाक एशिया से एक इंतहाई अहम मशीन हासिल की है, और अब पाक एशिया सीक्रेट सर्विस मशीन को हासिल करने की गर्ज से काफिरिस्तान पहुंचने वाली है। इस बार सदर साहब ने उनसे निपटने का काम पावर एजेंसी के जिम्मे लगा दिया है। हम सामने नहीं आएंगे, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि इमरान और उसके साथी पावर एजेंसी के बस का रोग नहीं है, और वो लामहला उस मशीन तक पहुंच जाएंगे। हालांकि इस दुनिया में तुम समेत सिर्फ 4 आदमी उस बारे में जानते हैं, एक मैं, एक तुम, एक सदर साहब और एक डिफेंस सेक्रेटरी। अब तुम्हें एहसास हुआ होगा इसकी अहमियत का, शागिल ने कहा। जनाब, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ, अहमियत तो इस मुल्क में आपकी है सर, प्रताप ने जवाब दिया तो शागिल का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। हाँ, तुमने ये बात दुरुस्त कही। पावर एजेंसी की मादाम रेखा, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ, फौज के कमांडर इन चीफ, फ़ज़ाइया के एयर चीफ और बहरिया के एडमिरल, किसी को भी इस राज का इल्म नहीं है जिसका इल्म मुझे है, और मुझे सदर साहब ने बराह रास्त बताया है। अब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि सदर साहब ने सीक्रेट सर्विस पर मुकम्मल भरोसा करते हुए ये अहम तरीन मिशन हमारे ज़िम्मे लगाया है। उन्हें भी पावर एजेंसी की कारकर्दगी का इल्म है, इसलिए उनका ख्याल है कि पाक एशियाई एजेंट लामहला उस इमारत तक पहुँच जाएंगे जहाँ ये मशीन मौजूद है। इसलिए हमने उस इमारत की निगरानी करनी है, और फिर जैसे ही ये एजेंट वहाँ पहुँचेंगे हमने हर सूरत में उनका खात्मा करना है, समझ गए हो, शागिल ने कहा। यस सर, ऐसा ही होगा, प्रताप ने अज़बात में सर हिला दिया। सुनो, बारी रोड पर एक सरकारी इमारत है जिसका नंबर 11 है, इसे कोड में SB11 कहते हैं। इसमें इंतहाई मखसूस साख्त का असला मौजूद है, और इस इमारत में ये मशीन मौजूद है। तुमने अपने सेक्शन के ख़ास आदमी लेकर उस इमारत को इस अंदाज से घेरना है और उसकी निगरानी करनी है, ना इमारत के अंदर मौजूद अफराद को निगरानी का शक पड़े और ना बाहर किसी को इसका एहसास हो सके। तुम इमरान को जानते हो, उसके साथ एक औरत और 3 मर्द हैं। इमरान और उसके साथी यकीनन मेकअप में होंगे, लेकिन उनके मखसूस कदो-क़ामत से तुम उन्हें आसानी से पहचान लोगे, और फिर लामहला मशकूक अंदाज में इस इमारत में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम आसानी से उन्हें पहचान सकते हो। तुमने इस अंदाज में निगरानी करनी है कि जैसे ये लोग तुम्हें नज़र आएँ तुमने उन पर फायर खोल देना है, और उनमें से किसी को बचकर नहीं जाने देना, शागिर्द ने कहा। यस सर, इस बार वो किसी सूरत भी नहीं बचकर जा सकेंगे, प्रताप ने कहा। और सुनो, तुमने वहाँ मेरे लिए ऐसा ऑफिस बनाना है जहाँ से मैं इमारत पर नज़र रख सकूँ और बवक्त ज़रूरत तुम्हें भी कंट्रोल कर सकूँ, लेकिन मैं वहाँ हर वक्त नहीं रहूँगा, समझे, शागिल ने कहा। यस सर, प्रताप ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब तुम जाओ और तमाम इंतज़ामात करके मुझे इत्तला दो। मैं पहले तुम्हारे इंतज़ामात का मुआयना करूँगा, इसके बाद उसे ओके करूँगा, शागिल ने कहा। सर, अगर ये लोग इमारत में दाखिल हो जाएं तो फिर हमें क्या करना होगा, प्रताप ने कहा। ओह, ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन हमने इमारत में दाखिल नहीं होना और न ही उन पर हमला करना है। अलबत्ता जब वो बाहर आएंगे तो फिर हमने उन पर हमला करेंगे। वैसे वो मशीन काफ़ी बड़ी होगी, जाहिर है जेब में तो नहीं आ सकेगी, शागिल ने कहा। यस सर, प्रताप ने कहा, और फिर उठकर उसने शागिल को सलाम किया और फिर तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया।
तो शाकिल ने बड़े मुतमईन अंदाज में कुर्सी की ऊंची पुश्त से सर टिका दिया। अब उसे 100% यकीन हो गया था कि इस बार वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर लेने में कामयाब रहेगा, क्योंकि एक तरफ मोहन सिंह काम करेगा जबकि दूसरी तरफ प्रताप। अगर वो एक से बच जाने में कामयाब हो गए तो लाजमन दूसरे के हत्थे चढ़ जाएंगे। और फिर उसने इस अंदाज में आंखें बंद कर लीं जैसे वो बहुत थक गया हो और अब आराम करना चाहता हो। मौजूद सामीन, इसी के साथ कहानी का दूसरा हिस्सा यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगले हिस्से के लिए हमारे साथ रहिए। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।